मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे साथ है एक यू टर्न। अब आप भी हो गए परेशान, यू टर्न का लफ्ज़ मैंने कहाँ इस्तेमाल कर लिया जनाब। यू टर्न लेना अब खासा आसान हो गया है। भला कहाँ? सड़क पर नहीं, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर, हाँ जी। तो ये खुशखबरी देते हैं सबको ज़रा हम कि व्हाट्सएप पे अब आप, एक होता था ना कि मैसेज भेज देते थे और उसके बाद आप परेशान हो जाते थे कि हमने मैसेज भेज दिया, फिर आप मैसेज एक लिमिटेड टाइम तक आप उसको डिलीट कर देते थे। डिलीट फॉर एवरीवन, बहुत सारे लोगों के साथ जो डिलीट फॉर मी हो जाता था वो खैर और मामला हो जाता था। डिलीट फॉर एवरीवन भी जब आप करते थे तो दूसरे शख्स को नोटिफिकेशन चली जाती थी कि मैसेज जो है वो डिलीट हो चुका है, और बाज़ औक़ात आप डिलीट करने में वक्त आपका जाया हो जाता था। अगर आपसे ऐसा कोई मैसेज हो जाए जो आप एडिट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप वो मैसेज एडिट कर सकते हैं, यानी आप यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न ले सकते हैं, आप वो मैसेज एडिट करेंगे। सेम उसका प्रोसीजर है, मैसेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आपके पास ऑप्शंस पॉपअप होंगी और उसमें से आपने एडिट का ऑप्शन, और वो आप मैसेज जो है वो एडिट करके सेंड कर देंगे। और ये सहूलत जो है सबके लिए है और बहुत जल्द इसको मुतारिफ करा दिया जाएगा और सब इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन शुएब, एक सवाल मेरा, जिस तरह से हम मैसेज डिलीट करते थे तो एक नोटिफिकेशन चली जाती थी कि मैसेज डिलीट हो गया है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अब जब मैसेज जो है वो एडिट होगा तो क्या उसकी भी नोटिफिकेशन मेरे ख्याल में जाएगी। आप देखें फेसबुक पे भी जब हम कोई कमेंट एडिट करते हैं तो उसमें हिस्ट्री आती है कि पहले वो कमेंट क्या था, तो आई थिंक इस पे भी शायद ये आएगा। अच्छा, वैसे ये आता था कि अब मेरे ख्याल में नहीं आता कि पहले वो क्या था। अच्छा, अब सिर्फ ये आता है कि एडिटेड थोड़ा सा जो इन्होंने, तो हो सकता है ये जरूर आए इसमें कि एडिटेड है, लेकिन पहले क्या था ये शायद नहीं आएगा, वरना तो एडिटेड का मकसद ही खत्म हो जाएगा। कोई भी ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जनाब बहुत जल्द जो है इसे मुतारिफ करा, इस तरह से सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अभी तो ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि इसकी एक क्या कहना चाहिए, टेस्ट हो चुका है ये, हाँ। और अभी क्योंकि सक्सेसफुल हो चुका है तो आइंदा दिनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, और तो कल की बात करनी बड़ी जरूरी है। कल आप जो कह रही थी कि बादल नजर नहीं आ रहे, सुबह आई थी बादल नहीं थे और मौसम बता रहे हैं कि बारिश हो जाएगी, तो फिर कल बारिश आपके इलाके में हुई थी? हल्की मजे की बारिश थी, हल्की अच्छी बारिश थी ना? बारिश तो हमेशा मतलब मजे का मौसम था, क्योंकि ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर मसला खराब हो जाता है। मौसम का हाल आपको बता दें कि आज क्या होने वाला है। आज कहाँ पे ज्यादा बारिश होनी है? चले जी, आपको बताते हैं आज का मौसम कैसा है। सबसे पहले जी इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 21 और ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और लाहौर में बादल गरज रहे हैं, कम से कम 23 और ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में 28, ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और वहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। पेशावर में कम से कम 23 और ज़्यादा 36, वहाँ पर भी बादल हैं। कोयटा में सूरज चमक रहा है, कम से कम 18 और ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये था जनाब मौसम का हाल। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद में क्योंकि हम हैं और बाकी ज़ाहिर है बाकी के तमाम लोग भी हमें यही बता रहे हैं कि बारिश से जो है थोड़ी सी गर्मी का जोर टूटा है। अचानक बहुत ज्यादा गर्मी, पहले हम कहते गर्मी आ नहीं रही, लेकिन जब आई कुछ रोज तो सबके होश ठिकाने आ गए। बिल्कुल ऐसे वो एसी कूलर्स चल पड़े और अभी फिर कल से मौसम खासा बेहतर हुआ है। अब 3-4 दिन कह रहे हैं मौसम ऐसा ही रहेगा, तो लेट्स सी ये मौसम कैसा रहता है। क्योंकि जब मौसम गर्म था तो मैं लोड शेडिंग भी देखी, ज़ाहिर आपके दबाव पड़ता है सिस्टम पर, तो लोड शेडिंग भी होती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बड़े दिनों के बाद सुना कि कोई बात कर रहा है कि महंगाई पे बात है, लोड शेडिंग पे बात हो रही है, जो एक्चुअल मसाइल हैं उन पर बात हो रही है। अदरवाइज कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि इन मसलों पे बात तो नहीं हो रही। क्या बात होती है? सब इमरान खान पे बात होती है, पेशी हो रही है, निकल चुके हैं लाहौर से, एंटर हो गए हैं। अच्छा जी, किसी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आज ये इजलास चल रहा है, पार्टी को किसने छोड़ दिया इस पर बात हो जाती है, किस तरह से छोड़ दिया इस पर बात हो जाती है, जेल से निकले बयान दिया, जेल के अंदर वापस चले गए, इस पर बात होती है, फिर जेल। मुझे तो खैर इतने दिनों में ये भी लगा कि शायद जो है ना, मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हैं आगे चल के इस पर बात करते। अच्छा, लेकिन वैसे मैं ये बात सोच रही हूँ कि मुझे लगा कि शायद इतने दिनों से गर्मी खत्म हो गई है और महंगाई भी खत्म हो गई है, मतलब कुछ भी नहीं है। अवाम तो यही सोच रही है, आटा भी सस्ता हो गया है, क्राइम रेट भी कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि ना सोशल मीडिया पे, ना टीवी पे, ना कहीं और, ना घरों में इस तरह की, ना दोस्तों में, किसी भी महफिल में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, सियासत के अलावा कोई बात नहीं हो रही। हालांकि रियल इश्यूज क्या हैं वो सियासत बिल्कुल नहीं है, वो ज़ाहिर है महंगाई है जिसमें हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, क्राइम का इशू सबसे बड़ा इशू है, वो चाहे कराची हो या दीगर शहर हो, इस पर ना बात हो रही है और ना काम हो रहा है। ऐसे में एक छोटी सी खबर और भी है, असद उमर साहब को भी रिहा करने का हुक्म दिया गया। लेट्स सी रिहा होने के बाद रिहा हो जाते हैं या नहीं, या रिहा होने के बाद कितनी देर तक रिहा रहते हैं, बयान पर डिपेंड करता है। ये बात चलें आगे चलकर बात करेंगे, ये वैसे हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं। एक अंगूठी ऐसी जो किसी को 13 साल बाद वापस मिली है,
जी। ऐसी अंगूठी थी वो। तो अमेरिका में ऐसा हुआ है ना कि उन्होंने फ्लश में उसको गलती से वो गिर गया था, गिर गई थी, और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट क्योंकि दर्ज की हुई थी, तो एक सफाई करने वाले को मिली वहाँ से, और मिलने के बाद उसने उन खातून के हवाले कर दी। वैसे ये खुशकिस्मत है क्योंकि अदरवाइज अगर कोई चीज़ गुम जाती है तो वो तो शायद ही बिल्कुल। आप ये देखें ना कि वहाँ पर सिस्टम कैसे है कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का जो गंदा पानी है वो साफ करने वाले जो कारकुन है उनको एक प्लांट में काम करते हुए मिली, उसके बाद उन्होंने इसको असल मालिक तक पहुँचाया ढूंढने के बाद। हालांकि पता क्या हुआ, सैकड़ों लोगों ने कहा जी ये अंगूठी हमारी है, लेकिन फिर पुरानी तस्वीर देखी गई, उसके बाद मालूम हुआ कि ये जिसकी अंगूठी है उस तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, फिर पहुंचाई गई है। अच्छा, वैसे उनके लिए कितनी फ़ख्र की कह रही हो, खुशी की बात होगी जाहिर है, क्योंकि उनकी एक चीज़ की वैल्यू उस तरह से होती है और मोमेंट से, उन मेमोरी से, तो वो उनकी शादी की अंगूठी थी। शादी की अंगूठी फिर बिलाखिर वो मिल गई। चलें जी बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने एक खबर आपके साथ शेयर किया, ऐसी बहुत सी और खबरें हमारे पास हैं। एक खबर बजट से मुताल्लिक भी है, वो आगे चलकर हम शेयर भी करेंगे कि इस बार जो बजट आने वाला है 9 जून को बजट पेश किया जाना है, तो देखते हैं कि बजट कितना भारी होता है, किसी के दिल पर कितना भारी होता है। वैसे दिल से मुझे याद आया कि दिल का इलाज महंगा हो गया है। अच्छा। क्योंकि स्टंट जो है वो महंगा हो गया है। जो दिल की बंद शरियानें खोलने के लिए स्टंट इस्तेमाल होता है, उस स्टंट की जो कीमत है वो अब बढ़ा दी गई है। अमेरिकन स्टंट है, कीमत 1,34,000 से ज़्यादा हो चुका है। और जनाब ज़ाहिर है जब हम देखेंगे कि ये महंगा हो गया इलाज, तो जाहिर है सब कुछ महंगा हो रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी महंगाई हो रही है, चीज़ें नज़र आ रही हैं और बजट पेश होने वाला है। उस बजट के अंदर आवाम के लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आवाम इसके लिए परेशान ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रही है। उसको ये फिक्र है कि कौन पार्टी छोड़ रहा है, कौन पार्टी ज्वाइन कर रहा है, क्या हो रहा है। इनफैक्ट इलेक्शंस की बातें नहीं हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं? तकरीबन इलेक्शंस ही की बातें हो रही हैं। तकरीबन अब तो खैर हो ही रही हैं, लेकिन अब आवाम जिस तरह से पहले आवाज़ उठा रही थी और बात कर रही थी अपने हुकूक के लिए, आटे की बात हो रही थी, ये सारे मसाइल तो शायद हम कहीं भूल ही गए हैं। कुछ सियासी बात करते हैं, सियासी माहौल का जिक्र करते हैं। तहरीक इंसाफ की विकटें तेजी से गिरने का सिलसिला जारी है और कल का दिन बड़ा अहम था। इमरान खान साहब के करीबी साथी, अगर उनका जिक्र हम करें, डॉक्टर शीरीन मज़ारी, फयाज़ हसन चौहान साहब, और इसके अलावा और रहनुमा भी हैं और साथी में जलील शरफपुरी साहब, इन्होंने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। और फयाज़ हसन चौहान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्ज़ामात भी लगाए और कहा है कि उन्होंने रिहाई के बाद मीटिंग में वाज़ेह हदायत दी थी कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी, डिफेंसिव नहीं होना। पार्टी की 1 मई की रैली भी प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई थी और ये कहा गया था कि फौजी इलाकों का रुख किया जाए। अब ये इल्ज़ामात हैं उनकी तरफ से, इसी पर आज बात करना बहुत अहम है। लेकिन एक बात और भी उन्होंने की है कि लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग का इल्ज़ाम भी लगाया है। 70 अमरीकी अरकान कांग्रेस की लॉबिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारे इल्ज़ामात तो वो लगा रहे हैं, लेकिन उनसे ज़रा इस हवाले से बातचीत करते हैं। फयाज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में, और साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, पार्टी में पीटीआई के बाकी रहनुमा भी छोड़ रहे हैं, पार्टी को खैराबाद कहने का मौसम तो हम देख रहे हैं कि अभी चल रहा है, लेकिन आपने एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया, आपने बहुत सारे इल्ज़ामात की बौछार कर दी अपने लीडर पे, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए आपके, आज मैं पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ कल आने के बाद जी। और इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ना तो मैं कोई ओन चौधरी की तरह या अलीम खान की तरह या मेजर रोकड़ी की तरह या वो क्या कहते हैं जना मौलवी मुफ्ती सईद की तरह या दूसरी की तरह, मैंने ना तो खान साहब की ज़ात के ऊपर ना उनके माशी मामलात के ऊपर मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, ना कोई यहाँ पे कोई वादा माफ गवाह बनना है। ये मेरे अंदर के सेंटिमेंट्स थे कि जो मैं पिछले 1.25 साल से देख रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, और उस पे अल्लाह पाक के करम से मैं सुरखरू हूँ कि मैं वाहिद बंदा हूँ कि इसके ऊपर मैं खान साहब को समझाता रहा अपने तई जितनी उन्होंने मेरी औकात रखी हुई थी। और मैंने एक बात रिवील की कल कि मुनीर बलोच साहब दुनिया अखबार के अंदर आर्टिकल लिखते हैं और पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। मैंने पिछले साल इसी महीने के एंड में या जून के पहले हफ्ते में खान साहब को एक 7 मिनट का पूरा ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था, और मैंने अमानतन मुनीर बलोच साहब को भी वो भेज दिया कि यार ये आपने अपने पास रखना है, ज़िंदगी के किसी मोड़ के ऊपर भी आपको गवाही देनी पड़ेगी। और उसके अलावा फिर 1 महीने बाद दोबारा एक मैसेज भेजा खान साहब को। मैंने उस पर क्लियर कट इनको समझाया, खान साहब आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, आप पॉलिटिकल मूव को पॉलिटिकल रखें। आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बेगम सफदर, आसिफ जरदारी, मौलवी फजल रहमान, ये जितने पॉलिटिकल लोग हैं, ये हुक्मरान हैं 2 नंबर करप्ट बदयानत, आप इनके खिलाफ जद्दोजहद रखें।
आप आर्मी के साथ, फौज के साथ अपना टकराव ना करें। ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, ये कौम के लिए अच्छा भी नहीं है और ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। और उसमें उसी मैसेज में मैंने कहा कि खान साहब, मेरे समेत पाकिस्तान के लाखों करोड़ों आवाम आपको दोबारा वजीर आज़म बनना देखना चाहते हैं, लेकिन जो ट्रैक आपने अडॉप्ट कर लिया है उसमें ये हम मकसद हासिल नहीं कर सकते और इसमें फिर एक वक्त आएगा कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ये पूरा मैसेज ये मनीर बलोच साहब को कल से कम 7-8 टीवी चैनल्स ने लिया, ARY से लेकर तमाम बड़े छोटे चैनलों में, और उन्होंने डंके की चोट पे वहां पे गवाही दी कि बिल्कुल फयाज चौहान ने ये मैसेज तो मुझे भेजे ही भेजे। वो पिछले 1.25 साल से हर रोज दिन में 7-8 दफा मेरी उनसे गुफ्तगू होती थी और मैं उन्हें समझाया करता था बलोच साहब को, और आपस में हमारी एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती थी, यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने गवाही दी। तो मैंने जो मेरे पे बीती, मेरे नजरियात पे और मेरी सोच पे, मैंने यहाँ पे किसी तरह वो लो लेवल पे आके खान साहब मैं जो कुछ जानता हूँ, मैं कहता हूँ आप जितने लोग ये अभी तक आए हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं जानता खान साहब की जात से लेके उसकी उनकी बाकी सब चीजों पे, लेकिन मैंने उसके ऊपर कभी भी नहीं आना। अच्छा, लेकिन चौहान साहब लेकिन चौहान साहब, आपने कहा कि जो 1 मई की रैली थी वो प्रैक्टिस के तौर पे थी और उसका मकसद ये था कि फौजी इमलाक जो है, इमारतों है, उनका रुख करना है, उनको टारगेट करना है। उस टाइम पर आप क्यों नहीं बोले? ये तो बहुत हसास मामला था। उस टाइम पर तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था। एक जेल काटने के बाद आपका बयानिया बदल गया। नहीं, अब आपने एक सहाफी की हैसियत से इसी तरह के सवाल पूछने हैं, आपका राइट है, क्योंकि हर एक अपना अपना एक एंगल होता है। क्योंकि मैं भी 44 साल से सियासी कारकुन और लीडर हूँ और 15 साल से मीडिया पर्सन हूँ। मुझे पता है कि आपने, मेरी नीयत अच्छी होगी या बुरी होगी, अमल अच्छा होगा या बुरा होगा, आपने एक स्पेसिफिक स्टाइल से जो ना एक तरीके से सवाल पूछना है, जो आपने अभी पूछा है ना जनाबे वाला। सारों को पता है कि मैं पार्टी के अंदर मुसलसल इस बात के ऊपर उंगली उठाता रहा हूँ। जब खान साहब नहीं सुनते थे तो मैंने खान साहब को मैसेजेस के जरिए से, जब इन्होंने मुझे पिछला 1 साल कोर कमेटी से फारिग कर दिया, मेरा जमान पार्क और जनाब बनी गाला पे पाबंदी लग गई, जिसमें से कुछ इवेंट्स आपने अपनी आंखों से देखे। शहबाज गिल ने जिस तरह रोका, शहबाज गिल की क्या औकात थी फयाज चौहान को रोके? वो कल का जना PTI का जना कारकुन या लीडर जना, उसकी क्या औकात थी कि जिसको पूरी दुनिया PTI के प्लेटफॉर्म से मारे खाते हुए और कुर्बानियां देते हुए देख रही है, उसको वो जमान पार्क में और बनी गाला जाने से रोके? वो एक इंस्ट्रक्शन थी कि जनाब आपने किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। बात यह है कि मैंने अपने तय पूरा समझाया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें बंदा होता है। ठीक है, यानी चौहान साहब, इसको ये समझ लेते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया कि आपने उस वक्त भी आवाज उठाई, आपने उस वक्त भी रोका जिस वक्त उन्होंने कहा कि फौजी इलाकों की तरफ जाना है। आपने कचहरी का जिक्र भी किया, आपने कहा कि आपने उस वक्त रोका। हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर 12 मई जब आपने लास्ट इंटरव्यू जेल जाने से पहले हमें दिया था, वो इंटरव्यू का एक हिस्सा हम सुनवाना चाहते हैं। 12 मई को चौहान साहब आपने क्या कहा था 9 से मुताल्लिक सुनवाते हैं। मेरे पास फुटेज मौजूद है कि पुलिस का एहलकार कोर कमांडर हाउस के दरवाजे पे पेट्रोल बम फेंक रहा है। ऑन ओथ कह रहा हूं, मेरे मोबाइल में, जिस मोबाइल से आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें वो पूरी फुटेज है ना 40 सेकंड की मौजूद है। मेरे पास वो फुटेज मौजूद है कि जिसमें पुलिस के सिविल एजेंसी के एहलकार लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस और कोर कमांडर हाउस के हवाले से पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे पास फुटेज मौजूद है कि JUI फजलुर रहमान के वो पटके बांधे हुए वो जनाब लोग भी जो है वो इस पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए, गलती हमारे लोगों की तरफ से भी है, लेकिन जो चीज हुई वो गलत हुई। बिल्कुल GHQ के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गवर्नर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल कोर कमांडर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूंगा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन उसके लिए जो मौके फराहम किया गया। अगली सुने, इन चारों जगहों पर खसूसन GHQ, कोर कमांडर हाउस और आपका गवर्नर हाउस, इस करप्ट हुकूमत पंजाब हुकूमत ने एक पुलिस वाला वहां पे डिप्यूटी किया। क्या उन्हें पता नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था इमरान खान को गिरफ्तार किया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एजिटेशनल सी एक माहौल बना हुआ है? वहां पर अगर 400 पुलिस वाले होते तो मुजाहिरीन में से किसी ने जाके इस अंदाज से बिहेव नहीं करना था। इन्होंने मौका फराहम किया जान के, इन फाशिस्ट हुक्मरानों ने, इन करप्ट हुक्मरानों ने, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट किया। चौहान साहब, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, कानूनी रास्ता था आपके पास और कानून के तहत या फिर रिहाई भी उनको मिली है, तो फिर एहतजाज की कॉल क्यों दी? जब तमाम लोग थे, मुजाहिरीन आपको पता है एग्रेसिव भी थे, बाहर निकलेंगे, खदशात मौजूद थे, तो आपकी लीडरशिप की तरफ से कॉल क्यों दी गई और बाद में रोका क्यों नहीं गया?
देखें, मैं तो एक चीज का बड़ा क्लियर कट आपको जवाब दे दूं। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से, गैर कानूनी अंदाज से गिरफ्तार किया गया, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर पूरी कौम का गम और गुस्सा जायज था, लेकिन गम और गुस्सा एक। चौहान साहब, ये 12 मई का आपका बयान हमारे इस शो में हम जरूर चाहेंगे कि 12 मई का ये इंटरव्यू, ये बयान, ये लहजा, ये जुमले और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों में से कौन सा बयान को मान लें और किस पर? जी आप तसल्ली से सुन लीजिएगा। एक तो आपने ज्यादती की कि ये जो क्लिप का आखिरी हिस्सा था उसमें जब मैं पूरी बात कर रहा हूँ और वो आपने नहीं दिखाई कि गम और गुस्सा जायज था, लेकिन वो गम और गुस्सा इखलाक और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पुरअमन होना चाहिए था। वो मेरा आपने हिस्सा ये नहीं दिखाया आपने, जना पहली चीज। दूसरी, जो पहला क्लिप आपने दिखाया, कौन सी ऐसी बात है जो आज मैं नहीं कर रहा? आज अगर मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली होती, आज अगर मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली होती, आज अगर मैं पीडीएम की मौजूदा फाशिस्ट, ना अहल, न कम्मे, न खट्टू, ना लायक हुक्मरानों के हक में रब्तुल लिसान हो रहा होता, तो आपका ये सवाल बिल्कुल जायज था कि चौहान साहब उस वक्त तो आप ये कहते थे, आज ये कहते हैं। भाई मैं आज भी कहता हूँ, उस वक्त भी मैंने यही कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश हुई है, उस साजिश में हमारी पार्टी की लीडरशिप भी, हमारे जनाब ये फाशिस्ट हुक्मरान भी, और ये सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मैंने जिस आइडियोलॉजी को आपके सामने रखा है, मैंने कोई यहाँ पर एक पार्टी छोड़ के जो है ना दूसरी हुक्मरान पार्टी को यहाँ ज्वाइन नहीं किया। नहीं चौहान साहब, आइडियोलॉजी आप उस वक्त आपने पार्टी का दिफा किया था। आपने दिफा किया था, सुन तो लेना। पार्टी का दिफा तो उस वक्त करना था, लेकिन सुने मेरी बात जी। 14 तारीख को, ये 12 तारीख का आपने दिखाया है जी। मैंने जो आपको कहा ना क्लिप, जब आपके लीडरशिप जो मकामी थी और जिसको हदायत थी जना हर बड़े शहर के अंदर, स्पेशली पिंडी और लाहौर के अंदर स्पेसिफिक लीडर्स को हदायत थी कि उन्होंने इस सूरत के अंदर ये करना है, जिसमें मैं शामिल नहीं था। उन्हें पता था कि मैं काबिल एतबार नहीं हूँ, मैं फौज और जनाब उसके खिलाफ जो है ना कोई एक्टिविटी एग्रेसिव या नेगेटिव मैं नहीं कर सकता। वो उन्होंने स्पेसिफिक 5-5, 6-6 बंदे रखे हुए थे, कोई MNA MPA को तंजीमी ओहदेदार। जब वो सारों ने जाके चीज की, तो फिर एक बात याद रखिएगा, आप दोनों, आप यंग हैं, आपने ताज़ा 2, 4, 5, 6, 7 साल जर्नलिज्म के हैं, जो सीनियर आपके लोग हैं वो आपको बताएंगे कि जब तहरीकें चलती हैं और उसमें जब कोई अच्छी नीयत के साथ भी कोई टकराव की पॉलिसी और तशद्दुद की पॉलिसी की तरफ कोई तहरीक या कोई पार्टी आती है, तो फिर मुल्क दुश्मन अनासर, फिर जितने जनाब वेस्टर्न इंटरेस्ट रखने वाले मुखालिफ लोग होते हैं मुल्क के माशरे के, वो भी फिर अपना हिस्सा डालते हैं। तो मैंने उसी हिस्से की आपके सामने जनाब कुछ चीजें नोट करवाएं कि फला बंदा भी था, फला बंदा भी था। तो चौहान साहब, अभी भी आपके पास सबूत मौजूद हैं? सबूत मौजूद हैं? आपने कहा था हलफ उठा रहे हैं आप, और आप ये भी कह रहे हैं कि साथ में वो मोबाइल है जिससे आप हमसे अभी बात कर रहे थे। मजेदार बात यह है, वो जो क्लिप मुझे भेजा जिसने, उसको रेक्टिफाई किया 2-3 दिन, तो पता चला वो चौधरी परवेज लाई साहब के गेट के ऊपर जनाब वो पेट्रोल पंप फेंक रहे थे जब उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन मेरी बात आप सुन लें, ये चीजें, ये निटी गिटी छोटी छोटी जो है ना, इसके ऊपर ना आए। जो बातें मैंने की है ना, असल चीज जिसपे मैंने फैसला किया वो 14 तारीख थी, 14 मई। अच्छा। मेरी गिरफ्तारी से एक दिन पहले जूम मीटिंग हो रही है, टोटल हम 14-15 लोग हैं। कौन कौन? मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। खान साहब मीटिंग स्टार्ट करते हैं, 12 तारीख को बाहर आते हैं। मुझे खान साहब की जात के साथ कोई ना है ना जिंदगी में कभी अपनी पॉलिटिक्स में मैं कोई उस तरह। कौन थे उस जूम मीटिंग में? 14 लोग कौन थे? मैं बता रहा हूँ, तसल्ली से, सब्र, खामोशी से सुनो। मैंने पहला टाइम दिया आप लोगों को, मैंने किसी को नहीं दिया। अभी तो ठीक है, मुझे बोल रहे तसल्ली से। मीटिंग जनाब 12 तारीख को खान साहब रहा हुए, मीटिंग बुला ली। अच्छा जी, उसमें हम बैठे हैं, 14-15 लोग थे, जिसमें 5-6-7 तो जना जो दफ्तर के मीडिया के जो ना एहलकार थे जना वो थे, और बाकी मैं, फारूक हबीब, खान साहब, और उसमें जनाब आपका आतिफ खान, असद कैसर, आई थिंक सो, या इस तरह के और 3-4। हाँ, वो झगड़ा जो था वो हमारे KPK वाले। पहली बात खान साहब ने कहा जी कि किसी ने डिफेंसिव नहीं होना और माजरत खाना आपने लबो लहजा इख्तियार नहीं करना, मीन कि आपने उसको कंडेम नहीं करना। राइट। अच्छा, इसके ऊपर मेरा ज़हन हुआ, क्योंकि हम 9 मई से डिस्टर्ब थे। मेरी सारी फैमिली फौज में है, मेरी फौज से जो मोहब्बत है ना, वो पॉलिटिक्स की और सीनियर जितने जर्नलिस्ट, एंकर्स और मेरे जो कोलीग, जब मैं पैनल प्रोग्राम किया करता था ना आज से 4 साल पहले, तो ये जितने MNA MPA नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मेरी सारा दिन इनसे मुँहमारी होती थी, यार तू इतना फ्रंट फुट पे आके क्यों फौज की हमायत करता है?
उसकी भी फिर एक आइडियोलॉजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने कहा कि कोई डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं रखना, कोई माजत खाना एटीट्यूड नहीं रखना 9 मई के वाकयात पे। हो गया, चलो मैंने कहा अभी बात खत्म कर लें, फिर उसके बाद मैं अपनी बारी पे बात करता हूँ अगर इन्होंने इजाजत दी। फिर साथ ही उन्होंने आतिफ खान को मुखातिब करके खान साहब ने कहा 6:30 बजे मीटिंग हो रही है, 6:30 बजे 14 मई को। आतिफ, आपने और पूरी केपीके की जितनी जनाब लीडरशिप है, आपने अभी ट्वीट करने हैं सारों ने कि हम कल से मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहिरे करेंगे। अच्छा। और फिर आपने ये मुजाहिरे स्टार्ट करने हैं। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं बाकी पॉलिटिशियन की तरह ये जो सियासी जागीरदार वडेरे सरमायादार जो सरमाए की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत, हिस्ट्री और अल्लाह पाक का करम है, एक पढ़ा लिखा डबल MSc पर्सनैलिटी है मेरी, और मैं नज़र रखता हूँ कि पॉलिटिक्स के ऊपर क्या हो रहा है। मैं समझ गया कि ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ले जाने का एक सारा माहौल बन रहा है, और इससे बड़ी खाना जंगी आपका क्या ख्याल है? मौलवी फजल रहमान के मदरसे के लोग जो ना नहरते हाथों में चूड़ियां पहन के वहां पे उनका इस्तेमाल करेंगे, जो PTI के हर यूनियन काउंसिल और मोहल्ले के लोग अगर जबरदस्ती, जिस तरह पिछले 1 साल से हम लोग जनाब इखलाकन मजबूरन जिस तरह भी कह लें जना हर पॉलिसी के ऊपर हम अमल कर रहे थे, क्या वो जब करेंगे तो क्या उधर वो आसानी से जाने देंगे मौलवी फजल रहमान के जना वो सारे कारकुन? ये खाना जंगी थी। मैंने जैसे ही खान साहब ने गुफ्तगू खत्म की, मैंने उसी वक्त हाथ खड़ा किया। मैंने कहा खान साहब मुझे जरा एक मिनट बात करने दें, मुझे बात करने दें। पिछले 1 साल की तरह जो हर जूम मीटिंग के अंदर मुझे तो कत्तन इजाजत दी थी, क्योंकि खान साहब को पता है, वो 16 साल का वो मेरे साथ, मैं उनका साथी हूं, कि फयाज चौहान ने दलील के साथ वो बात करनी है कि जो मुझे नहीं भी पसंद होगी वो करेगा। और वो नहीं चाहते थे कि इस तर्जमानों की मीटिंग में कभी फयाज दलील के साथ ऐसी बात करे कि जो लोगों के ज़हनों को खराब करे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने मुझे इजाजत दी। ठीक है, मैंने उसी वक्त क्विट किया मीटिंग से। मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा यार मैं दूंगा जनाब गिरफ्तारी, मैं इस पॉलिसी के ऊपर मैं अमल नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट करनी थी। ठीक है, और यकीन जाने मेरे अपने यूनियन काउंसिल के अंदर मौलवी फजल रहमान के जना 3 मदरसे हैं पिंडी में। अच्छा। आप मुझे ये बताएं, ये पॉलिसी मैंने फिर भी इज्जत का ख्याल किया, पाकिस्तान का झंडा उठाया, खान का नारा फिर भी लगाया, लेकिन मैसेज दिया पार्टी को भी यार पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। चौहान साहब, ये ज़ाहिर है बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है जो आपने की है। ज़ाहिर है आपने एक अच्छी नीयत के साथ पर ये फैसला किया कि मुल्क खाना जंगी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक उस वक्त का ज़ाहिर है एक ऐसा फैसला जो कि करना वक्त की ज़रूरत थी। चौहान साहब, इससे पहले भी मामला तो कई ऐसे आए, ज़ाहिर आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया, आपने जो बातें की कि फ़ौजी इलाकों की तरफ जाने की ट्रेनिंग, और जिस तरह एक तहरीक इमरान खान साहब लेकर चलना चाहते थे मजदूरों को लेकर, इससे पहले यानी उस जूम मीटिंग से पहले कभी ख्याल नहीं आया पार्टी छोड़ता हूँ? ठीक है, आप खान साहब को समझा रहे थे, बता रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे, लेकिन आपने बहरहाल दिफा किया था पार्टी का, ज़ाहिर उस वक्त यही करना था आपको। क्या कभी यह ख्याल नहीं आया इससे पहले कि जो रियासत मुखालिफ एक बयानिया बन रहा है, अब जब से तहरीक अदम एतमाद हुई है तो पार्टी छोड़नी चाहिए अगर नहीं सुनी जा रही बात? तो मैं बताऊँ आपको, मैं पहले तो हम बंधे हुए थे एज अ मेंबर असेंबली जनाब, कानून के तहत हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। फिर उसके असल जो गेम हो रही है ना इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मैं अभी इस पर बड़ी डिटेल से बातें करूंगा आने वाले दिनों में। ये बहुत आलमी एजेंडा है। 1998 में पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना तो मुल्क दुश्मन ताकतों ने ये पॉलिसी बनाई कि इसको हम जंग के जरिए से तो नहीं तोड़ सकते, हरा सकते, क्योंकि इसके पास मिसाइल प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, स्मॉल टेक्टिकल बॉम्ब्स का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है। इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, जितनी मर्जी खराबियां शोबे के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर हो, वो फौज है जो पूरे मुल्क को मुत्तहिद रखने का एक वाहिद अदारा है और जिसने पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है। उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस पाकिस्तान के अंदर फौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करनी है। उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करते हुए वॉर एंड टेरर आया। उसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करते हुए आपका मिसाक के जमहूरियत हुआ कि जिन जिन लोगों को फौज से कोई धचका लगा हुआ था उन सारों को वापस ला के
15 साल की अरेंजमेंट करके उनको इक़्तिदार दे दिया कि जो कता कलामी की माजरत, लेकिन ज़रा ये सीरीज ऑफ इवेंट्स तो हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं एजेंडा था, क्या इमरान खान साहब, क्या दीगर जो लीडर्स हैं, दीगर सियासी जमातों के, सब उसका हिस्सा हैं? जी जी चौहान साहब। अच्छा, चौहान साहब आप दोबारा आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज वक्त आ रहा है जो कि बड़ा अहम है, जो आप बात करें, जिस पर आपने ये जरूर कि हम आगे चलकर डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे कि एक ऐसा एजेंडा है, एक ऐसी साजिश है जिस पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, जिसमें आपने ज़रा एक पॉइंट रेज भी किया, इस पर बात भी खासी हुई है इससे पहले भी, कि अगर एक ऐसा इदारा जो कि स्टेबल इदारा है, यानी हम फौज की बात करें, उसको और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश, जिसमें हमने देखा भी है किस तरह से हमारे दुश्मन भारत ने इस माहौल का फायदा उठाया है, जो इस वक्त माहौल बना हुआ या चंद रोज पहले जो बना था 9 मई के बाद से बयानात आ रहे हैं, उनके होस्ट, उनके सियासतदान किस तरह से बात कर रहे थे, तो ये तो क्वेश्चन मार्क था पीटीआई के ऊपर, किस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही है कि कल के इल्जामात के बाद आज जिस एजेंडा की बात कर रहे हैं चौहान साहब, क्या इमरान खान उस एजेंडा का हिस्सा हैं? बिल्कुल, और लीडरशिप में कौन से लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, ये चौहान साहब भी हमें बता सकते हैं। और इसमें दूसरी अहम बात सबीन ये है कि ज़ाहिर है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, लेकिन जो इससे पहले बात हो रही थी मदरसों के बाहर जाना और इस तरह खाना जंगी, बड़ा अहम था। चौहान साहब दोबारा रब्ता बहाल हमारा आपसे हो चुका है, प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि फौज वाहिद अदारा है कि जो पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, यहाँ के यंग लड़के मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं। और मेरी फौज से मोहब्बत का वाहिद यही एक वजह है, क्योंकि मैं अपनी सारी पॉलिटिक्स इनकलाबी जद्दोजहद करते हुए वडेरों, जागीरदारों, सरमाएदारों के खिलाफ मेरा एक जहन बना हुआ है और मेरा एक फर्म बिलीव है कि वाहिद अदारा है कि जहाँ पे हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हमारे लोग बच्चे जाते हैं, एक कैरियर बनाते हैं। बीच में 5% मारा मारी हर डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन 95-96% मेरिट के ऊपर लोग जनरल भी बनते हैं, ब्रिगेडियर भी बनते हैं, कर्नल भी बनते हैं, और वो मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। बाकी किसी और जो हमारा शोबा है मेरा, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी लगाई, सियासत, यहाँ पे तो सियासत वडेरों की, जागीरदारों की, सरमायादारों की और हराम हलाल के अरबपति और खरबपतियों की घर की लोंडी और बांदी है। हम तो जिस तरह मकाम बनाते हैं, हमें पता है जो हम में से जो मिडिल क्लास लोग किस अंदाज से। अब इस अदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना एक ऑब्जेक्टिव। अब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद प्री प्लान्ड सोशल मीडिया एक टूल आ चुका था। मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितनी हमारी मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं। यूएई के अंदर, इंडिया के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर, सोशल मीडिया पे वहां से सारे मैसेजेस बनते हैं फौज के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, दोनों ग्रुपों के खिलाफ। शिया सुन्नी के हवाले से जब आता है मुहर्रम, तो कुछ शिया बन जाते हैं जनाब, कुछ फेक किस्म के अकाउंट्स, कुछ सुन्नी बन जाते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को तबाह, बिल्कुल सही, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना ही दुश्मन की कोशिश है। इंशाल्लाह आप एज अ पॉलिटिशियन, हम एज अ मीडिया और अवाम की हम बात करें, हम इंशाल्लाह ये सारी कोशिशें नाकाम बनाएंगे। चौहान साहब, ज़ाहिर है ये एक अच्छी नीयत है हम सबकी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोशिशें भी जारी हैं, पाकिस्तान कायम दायम है। लेकिन चौहान साहब, मैं वापस आऊँगा सियासत पर। जो आपने एक और बात कल की थी कि नेक्स्ट वीक आपकी मुलाकातें होंगी, आपने परवेज़ इलाही का नाम लिया, आपने असद उमर का जिक्र किया, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया। लेकिन शाह साहब ने कल जब वो रिहा हुए तो उन्होंने कहा जी मैं पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपकी एंटिसिपेशन है कि लाइक माइंडेड पीपल जो कि इमरान खान साहब की इस पॉलिसी के साथ नहीं थे या नहीं हैं, मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? वो कौन कौन लोग हैं, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे, क्या एक नई पार्टी की तरफ जाएंगे, क्या होगा? एक बात तो तयशुदा है, अब सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी मिचा हुआ है और मुझे पता है वो मिचना है। मैं तो अंदर का भेदी हूँ, मुझे तो पता है कितने हजार नौजवान हैं जिनको प्रॉपर हायर किया हुआ है हमने, जब पीटीआई में थे हायर हुए बच्चे, ठीक है जी। फिर पिछले 1 साल के अंदर अदालतों की तरफ से जो रिलीफ दे के एक माहौल ऐसा बनाया गया कि कोई छेड़ नहीं सकता जनाब पार्टी इमरान खान साहब को, कोई ये नहीं हो सकता। तो आवाम का मजाज सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर सुन लें जी, मुझे इमरान खान साहब की ना जात के ऊपर कोई गर्ज है, ना उनके कारोबार पे। मेरी बला से तोशा खाना में क्या होता है, फॉरेन फंडिंग में क्या होता है, उनके जनाब अलकादिर ट्रस्ट में क्या होता है,
मैं ना अल्लाह पाक के करम से जना मेरा ये मैंने अपना अगर ये चीज की भी है तो एक बड़ा आला ऑब्जेक्टिव है मुल्क कौम पाकिस्तान और पाकिस्तान बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो मेरा बिलीव है और मेरा बिलीव अभी नहीं बना कोई कहे जी तेरा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। 25 साल से और स्पेशली पिछले 13 साल से मीडिया में फौज का अगर कोई फ्रंट फुट पे आके दिफा करने वाला पॉलिटिशियन था तो वो फयाज चौहान था। एक नहीं, दो नहीं, बीसियों नहीं। ये पॉइंट आ गया चौहान साहब। अब अगले हफ्ते अब आगे क्या है, आगे क्या आपका लाएअमल है? जी जी जी। असल में अभी बहुत से हालात चेंज होने हैं। अच्छा, एक बात तो तयशुदा है कि ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है ना, पीडीएम, इनके खिलाफ जंग जारी है। ठीक है, ये तो कोई ज़हन से निकाल दे कि फयाज चौहान, नवाज, और अब वो जंग एक नई पार्टी लड़ेगी। असल में अब हालात बनेंगे। देखो, अच्छा। जिन लोगों ने मेहनत की है, खिदमत की है इस मुल्क की, पॉलिटिशियंस ने, हम खाकसार तहरीक बन के क्यों आया हूं? तो चौहान साहब, आपकी बाकी रहनुमाओं से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? क्योंकि आप खासे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अभी ये बात करते हुए। सब परेशान है। अच्छा, सब परेशान है। अली मोहम्मद खान मेरे साथ जेल में थे और फिर जब हमें अडयाला से जेलम जेल पे शिफ्ट किया गया, रास्ते में हम 3 घंटे इकट्ठे थे। सैफुर रहमान नियाजी साहब थे हमारे साथ, हम इकट्ठे। सब परेशान है, सब नाखुश है। और ये नई पार्टी लीड कौन करेगा? यार ये अभी की बातें नहीं है, ये अभी को 3-4 महीनों के अंदर। दूसरा एक चीज क्लियर है, इलेक्शन मुझे होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो नई पार्टी बनती नजर आ रही है आपको, उसमें आपको ये लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर सकते हैं? एक ऑप्शन है ये। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर कोई बर वक्त अच्छा फैसला करते हैं, असद उमर साहब करते हैं, चौधरी परवेज लाई साहब है, चांदीदा पॉलिटिशियन है चौधरी परवेज लाई साहब, दुनिया देखी है उन्होंने, तो अगर कोई ऐसा फैसला करते हैं तो मैं समझता हूँ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान, कोई ये कहे कि मेरा मरहून मिन्नत है पाकिस्तान, भुट्टो साहब कहते थे मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई नहीं। हिटलर था, मुसोलिनी था, लेनिन था, उन सारों ने जनाब ये दावे किए, चले गए। देखो, माशरा, सोसाइटी और मुल्क इधर ही रहता है। हमने फैसला करना है कि हमने अपने मुल्क को किस ट्रैक पे चलाना है। ठीक है, और दिवालिया निकल, जिस तरह पीटीआई के साथ लोग आके जुड़े थे, अब जो नई पार्टी बनेगी उसी तरह से बनेगी, उसी तरह से लोग जुड़ेंगे। यार पीटीआई के साथ किस तरह जुड़े थे यार, आप छोड़े, आप ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। मैं तो आई विटनेस हूँ, मुझे पता है मेरा टिकट 2018 में कहां से फाइनल हुआ था। मुझे आपको भी पता है जना पार्टी को कैसे लाया गया, कैसे चढ़ाया गया, और हमें इन्हीं सारों को नवाज शरीफ कैसे आया, और एक चीज और सारे जरदारी नवाज शरीफ इख्तियार में वोटों से आते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और चौहान साहब, अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते हैं, जो जिस चीज से आपको भी इख्तलाफ है, जिससे रियासत को इख्तलाफ है, फिर क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, और मेरा तो प्रोग्राम ये था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब ये भी एक इंकिशाफ है जो मैंने अभी तक नहीं किया आपके प्रोग्राम के लिए। तो मेरा जब खानदान वालों से, मेरे खानदान की जना परसों जब मेरी जमानत हुई तो खानदान के लोग आए जेल में, तो वहाँ बड़ी डिटेल से मेरी उनसे बहस हुई। अच्छा, मेरा ये था कि मैं पार्टी के अंदर रहते हुए कोशिश करूं कि खान साहब इस पूरे प्लान से बैकआउट करें, और ये आपने माफी वाला जो कहा, या एक इस पूरी स्ट्रेटजी से बैकआउट करें। मेरे भाई ने, मेरे आल उलाहद ने मुझे कहा यार 1.25 साल से हम देख रहे हैं ना, आम पब्लिक को नहीं पता, या मेरे खास वोटर्स को पता है मेरे साथ जो जुल्म हो रहा था 1.25 साल से, या मेरे खानदान को पता है। उन्होंने कहा यार तुझे वो कोड़ी के भाव नहीं रखता, कोड़ी के भाव, उसने तेरे लिए ट्वीट करना गवारा नहीं किया। मेरे घर के 4 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, मेरे 3 घर तबाह हुए हैं, मेरा घर, ये वाला घर रेजा कर दिया गया, मेरी बहनों का घर तबाह कर दिया गया, मेरे भाई का घर तबाह कर दिया गया, मेरे 4 सगा भांजा, सगा भतीजा, सगा बहनोई, और मैं 4 बंदे चौहान साहब, बहनों का घर तबाह किया गया, ये बहुत अहम है। फैमिली के साथ जो हुआ, मैं जरूर कहूंगा यार वो तुझे किसी खाते में नहीं लिखता, तू क्या अंदर बैठ के जना इनको समझाएगा, या वो तेरी बात को समझेंगे। सिंपल तो ये सारा माहौल बना, और उसके बाद जरा आपने फैसला। बस एक छोटा सा एक सवाल और, अगर जूम मीटिंग के वक्त आपने डिसाइड कर लिया था कि हालात ये हैं कि मुझे पार्टी छोड़ने, पर सर गिरफ्तारी क्यों दी? फिर तो आपको उस वक्त ऐलान करना चाहिए था कि पार्टी छोड़ रहा हूं। पहले फिर से नारे लगाए इमरान खान के हक में, क्योंकि उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जेल गए हैं तो शायद जेल बर्दाश्त नहीं हुई। नून लीग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जेल बर्दाश्त नहीं हुई।
8 दिन मैंने जेल बर्दाश्त की थी जब जेल भरो तहरीक थी ना जी। आमिर कियानी, ये सदाकत अब्बासी, ये वासिक क़य्यूम, ये सारे MNA MPA एक दिन पहले शेख रशीद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नारे मार रहे थे कि हमने कल गिरफ्तारी देनी है। और जब गिरफ्तारी का वक्त आया था, फयाज चौहान के अलावा सारे जना पीठ दिखा गए थे और भाग गए थे। 8 दिन उस वक्त भी जेल काटी थी डेथ सेल में। अब भी डेथ सेल में होके आया हूं। बात काटने की नहीं है, मैं काट लूं, लेकिन इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ काटूं। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे कजन, मेरे भांजे भतीजे जो 15-20 जना जो पाक फौज की जना खिदमत करते रहे और खिदमत कर रहे हैं, मैं उनकी नजरों के अंदर हूं कि GHQ के अंदर हमले में मेरा बाप सजावार है। ये वाला टैग मैं लेके जना दुनिया से जाऊं? हाँ, मैं यह टैग लेके जाऊं कि इस करप्ट और बदयानत और टकेमार पैदागीर शहबाज शरीफ और इस जनाब मफरूर नवाज शरीफ के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए मेरा बाप 6 महीने से जेल काट रहा है या जनाब उसको उम्र कैद हुई है, ये मेरे लिए कबूल नहीं था और इसीलिए फिर आपने फैसला किया। चौहान साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उससे पहले के बयान हो, जो हालात हो, उस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन ये उन्होंने कहा कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे और एक नई पार्टी जिस तरह से भी हालात चलेंगे उसमें थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा। बहरहाल जो मौसम है इस वक्त, सियासी मौसम जो छोड़ने का मौसम है, उसमें एक और भी शख्सियत है जिन्होंने ये पार्टी छोड़ी है, जलील शरकपुरी साहब। करेंगे उनसे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलील शरकपुरी साहब की बात करते हैं। उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे फयाज हसन चौहान साहब से और शरकपुरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शरकपुरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। शरकपुरी साहब, पार्टीज तो आपने इससे पहले भी बदली हैं, लेकिन इस मर्तबा थोड़ी तनकीद हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद आपका बयान सामने आ रहा है। आपने कहा है जी इमरान खान साहब आपकी बातें सुनते जरूर हैं लेकिन उन पे अमल नहीं करते किसी भी तरह से। इतने टाइम बाद क्यों आप ये बयान दे रहे हो? ऐसी कौन सी बात थी जो आपकी नहीं सुनी, नाराजगी से आपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, देखिए, जो पार्टी से अलग होने का फैसला किया है वो तो पाक अफवाज के खिलाफ जो बयानिया पैदा किया गया और लोगों के अंदर जो गुस्सा आ गया अफवाज के मुतल्लिक, यकीनन वो मैं उसको ना सपोर्ट कर सकता हूँ और उसका बर्डन मेरे ऊपर था। अच्छा, लेकिन जो अभी बाकी लंबी बातें हो जाएगी, अभी इस इशू के ऊपर अगर नहीं देखें, मैं 2002 में MNA था, जिला नाज़िम रहा हूँ, अभी सूबाई असम्बली में था और काफी मुस्लिम लीग नून में था या फिर मैं तहरीक इंसाफ में आया, कोई और किसी पार्टी में मैंने कभी काम या आजाद हैसियत से आप लड़े इंतखाब। जी जी जी। तो अच्छा, अभी देखें, जब ये अदम एतमाद हुई है, मैं ये PTI के तमाम दोस्तों के लिए बतौर खास आपके जरिए जैसे मैं चाहूंगा, मुझे असद उमर साहब और शाह कुरैशी साहब जितने भी सीनियर्स हैं, मुझे किसी एक बंदे का नाम बता दें जो पार्टी से नाराज हुआ और उसको खासा मनाने के लिए तशरीफ ले गए, या असद उमर साहब चले गए या शाह कुरैशी साहब चले गए। जो नाराज हुआ किसी को मनाया ही नहीं। अच्छा, और मैं जाती तौर पे इसका विटनेस हूँ और मैंने खुद खान साहब को, उस्मान बुज़दार साहब के सामने लाहौर जब वो तशरीफ लाए MPs को एक्टिव रखने के लिए, तो MP हजरात और भी बैठे हुए थे, तो मैंने खुद अर्ज किया, मैंने कहा सर अलीम खान नाराज हैं, पंजाब के हालात भी ठीक नहीं है, मरकज में अदम एतमाद हो रही है, तो पंजाब भी डामाडोल हो जाना है, तो अलीम खान साहब को राजी करना चाहिए और मरकज में भी जहांगीर तरीन है, बाकी जो लोग हैं। तो खान साहब ने फरमाया कि भाई वो तो अलीम खान तो कहता है मुझे चीफ मिनिस्टर बना दें। मैंने कहा सर वो उनकी अलग एक सोच है या ख्वाहिश है, वो तो जो आपने फैसला करना है वही होना है, लेकिन हमें पार्टी के लिए राजी तो करना चाहिए। अगर आप उस्मान बुज़दार साहब की ड्यूटी लगाएं, मैं साथ चलता हूं, महमूद रशीद साहब चले जाएंगे, मियां असलम इकबाल साहब हैं, हम 3-4 बंदे जाएंगे तो बना लेंगे। जब मैंने जिरा की सबके सामने, तो खान साहब खामोश हो गए, कोई उन्होंने फिर रेस्पॉन्स नहीं दिया। जाहिर है फिर मैंने भी खामोशी इख्तियार करनी थी। फिर दीगर MPs के साथ उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। बाद में मैंने 4-5 दिन बाद फिर मैंने उस्मान बुज़दार साहब को अकेले, मुझे मौका मिल गया, मैंने उनको अकेले को समझाया। मैंने कहा देखिए, मैंने आपके सामने खान साहब से बात की है, पता नहीं खान साहब की क्या तबीयत है, हर बात को सीरियस ले लेते हैं और हर बात को जिद बना लेते हैं। तो पार्टी को चलाना है तो नरमी पैदा करनी पड़ती है। हम अपनों को नाराज कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, मरकज भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और सूबे में भी हालात ठीक नहीं है। तो उस्मान बुज़दार साहब ने मेरे सामने ये फरमाया, कह लिया हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं, तो फिर क्या करें। मैंने कहा सर आप चलें अलीम खान के घर मेरे साथ, मियां महमूद रशीद को साथ लेते हैं और असलम इकबाल साहब को ले लेते हैं, तो हम मना लेंगे उसको। अच्छा तो कब चलें?
मैंने कहा सर ये आपने फैसला करना है, मैं तो वेला हूँ, आप जब कंफर्टेबल हो, हाँ चलो ठीक है फिर प्लान करते हैं। वो मुझे सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो बुज़दार साहब बात मान गए, आप चले जाएंगे, मना नू लेंगे। बाद में बुज़दार साहब टाइम ना निकाल सके। अच्छा, अब जब अदम एतमाद हुई तो देखें मुझे 1% मिलिट्री का कहीं रोल नजर नहीं आया। जब हमने किसी को मनाया ही नहीं तो जरदारी साहब को हमने देखा, वो चौधरी शुजा साहब के जाके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, किसी के घर में जाके प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो जब उन्होंने प्यार से मोहब्बत से लोगों को इकट्ठा कर लिया या किसी को पैसे देके कर लिया, जो भी किया उन्होंने, तो क्या पॉलिटिकली हमारा काम नहीं था कि हम अपने बंदों को मुतहद रखें, प्यार मोहब्बत से मुतहद रखें, तरले से मुतहद रखें? जब नजर आ रहा था कि मुल्क बहरान में चला जाएगा, मेरे जैसा एक जूनियर आदमी फील कर रहा था कि मुल्क बहरान में जाएगा, मुझे परेशानी हो रही थी, तो क्या ये शाह कुरैशी साहब को समझ नहीं थी, ये असद उमर साहब को समझ नहीं थी, ये खान साहब को समझ नहीं थी? किसी ने परवाह नहीं की। अच्छा, अब जब अदम एतमाद हो गई, चलो कोई बात नहीं, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब ऊपर आ गए, तो फिर बर्दाश्त कर ले, फिर असेंबली से बाहर जाने का क्या मकसद था? ये तो सारे हालात सबके सामने हैं जो हुए अदम एतमाद के बाद। शरफपुरी साहब, मैं चाह रहा हूं कि हम जरा बात करें कि अब क्या होगा। जरा आपने पार्टी छोड़ी है। सर मेरा जुमला मुकम्मल होने दें। मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि जब हमने खुद काम नहीं किया और हमारी नालायकी से पीडीएम ने अदम एतमाद कर दी, तो इसका ब्लेम मिलिट्री के ऊपर डालने का क्या जवाब? अब खान साहब ने जलसों के अंदर मिलिट्री को जो बातें करनी शुरू की, समझ आ रही थी कि ये खाम खा हालात खराब कर रहे हैं, लेकिन अंदर से होता था कि यार शायद गड़बड़ ना हो, चलो कोई इत्तेफाक रहे हो जाएगा। लेकिन मैं बातें ये करता था चीफ मिनिस्टर हाउस में भी और अपने सीनियर से भी, खान साहब क्या कर रहे हैं, नहीं इनको ऐसे करना चाहिए। और सब कहते थे यार हम खान को कैसे कह सकते हैं, हम क्या, तो आप भी शायद पूरी खामोश रहा करें, छोड़े ऐसी बातों को। लेकिन अब जो 9 मई का वाकया हो गया, अगरचे पीटीआई के किसी बंदे की ये साजिश नहीं है, पीटीआई का कोई बंदा ये सोच नहीं सकता था, लेकिन फौजी अदारों की तरफ लेके तो पीटीआई के कायदीन का है ना कि फौजी अदारों के सामने जाके एहतजाज करें, और पब्लिक के अंदर गुस्सा जो पैदा कर दिया खान साहब ने बातें कर करके फौज के खिलाफ। तो मैं तो ये भला जिसने भी आग लगाई, जिसने भी जीएचक्यू में और हमारे शोहदा की यादों को तोड़ा, वो पीटीआई के थे या पीटीआई के नहीं थे, उसका रेस्पॉन्सिबल मैं खान साहब को समझता। वो किस तरह शरफपुरी साहब, वो किस तरह, क्या आप क्या उन मीटिंग्स में भी आप थे जहां पर प्लानिंग होती थी, या आप तक कोई खबर पहुंची है? किस तरह, क्योंकि बड़ा बयान है जो आप दे रहे हैं कि आप उनको जिम्मेदार समझते हैं, किस तरह कर रहा हूं? पीटीआई की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि तोड़फोड़ किया जाए, ना ऐसी हो सकती है, ना ऐसे मिजाज का कोई बंदा पीटीआई के अंदर है, ना ही खान साहब की ऐसी तबीयत है। लेकिन ये तो था कि भाई फौजी अदारों के सामने जाके एहतजाज करें। अच्छा, जब एहतजाज करना था, बीच में कई बंदों ने ज्यादा गुस्से का इजहार कर दिया, अब वो किसी और ने भेजे या पीटीआई के बंदे ही इश्तियाल में आ गए और कंट्रोल में ना रहे, बहरहाल हालात तो खराब हो गए। और फिर हमने देखा कि फौजी गाड़ियों को बच्चे जो है रोड़े मार रहे हैं। तो ये कौम के अंदर फौज के बारे में नफरत किसने पैदा कर दी? और मैं तो नवाज शरीफ साहब से भी इस बात के ऊपर इख्तिलाफ कर गया था कि भाई आप फौज की गलती भी हो तो मैं कहता हूं हमें चौक चौराहे में डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इदारे की बात नहीं होती, वो किसी इंडिविजुअल का एक्ट हो सकता है, लेकिन इदारे की बात नहीं होती। शरफपुर से एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले चौहान साहब साथ मौजूद थे, उन्होंने एक मीटिंग का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में बहुत से अहम रहनुमा मौजूद थे, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मदरसों के बाहर एहतजाज किया जाएगा, फजल रहमान साहब के मदरसों के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जिससे खाना जंगी पैदा हो सकती है। इस बारे में कुछ इल्म है आपको कि ये प्लान था पीटीआई का, ये प्लान था इमरान खान साहब का? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। चौहान साहब यकीनन ज्यादा करीब रहे हैं सीनियर्स के, उनके सामने बात आई होगी, मेरे सामने ये बात नहीं आई, और शायद ये बात हुई होगी, मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने जिस तरह कहा ना कि जो हालात है उसमें आप कहते हैं कि पीटीआई इन्वॉल्व नहीं है, आपको लगता है कि हालात इस तरह के हो गए? मैडम यास्मीन राशिद हो गई, शफकत महमूद साहब हो गए, असद उमर साहब का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, खान साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, किसी की ऐसी तबीयत नहीं है, ये तो मुझे पता है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये तो है ना कि फौजी अदारों की तरफ लेकर गए, ये लेकर गए, उनके बयानात लेकर गए, उनका नैरेटिव लेकर गया, उनके जलसे में इस्तेमाल की गई ज़बान लेकर गई। एक सवाल सर, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, और दूसरा नई पार्टी नजर आ रही है बनते हुए आपको? देखें, ये तो आप कल की बात अल्लाह बेहतर जानता है, और या हालात के मुताबिक जो भी होगा, मैं तो ये चीजें जो खौफनाक नजर आ रही थी
महीना पहले मैंने खान साहब को अर्ज करना शुरू कर दिया था, मीडिया के जरिए भी कहा। नई पार्टी बनते नजर आ रही है सर कि आप मेहरबानी करके पार्टी से अगर साइड पे हो जाएंगे, शाह कुरैशी साहब के ऊपर इन्हिसार करें, असद उमर साहब के ऊपर आपने माइनस इमरान खान की बात की। अब सर माइनस इमरान खान की बात तो ज़ाहिर हुई, लेकिन इस वक्त जिस तरह रहनुमा छोड़ रहे हैं पीटीआई के, नई पार्टी बनती नजर आती है आपको सर? ज़ाहिर आप एक सीजन पॉलिटिशियन है जी, यकीनन फिर जब सियासी मिजाज के लोग ढेर सारे इकट्ठे होंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। लीड करता कौन नजर आ रहा है आपको? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करते नजर आ रहे हैं आपको उस पार्टी को, अगर बनती है तो? नहीं, शाह कुरैशी साहब तो तरीके साहब के साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। लेकिन आज भी अगर मैं कहता हूँ कि खान साहब को रिक्वेस्ट कर ली जाए कि वो थोड़ा गोशा नशीनी में चले जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, दुरूद की पढ़ें। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान हो जाए तो पार्टी चल सकती है। बहुत शुक्रिया शरीफपुरी साहब साथ मौजूद थे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आने वाला है बजट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मौशी टीम को आने वाले बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत की है और उनकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ईयर में महंगाई से तंग आवाम के लिए बजट में कुछ ऐसी मराद का ऐलान किया जाए, या तनख्वाहदार तबके की बात करें तो कुछ सहूलियात दी जाएँ। येस्टरडे खबर यह आई कि जो बजट तैयारी है उसके एक जायज़ा इजलास में लोअर और मिडिल क्लास को हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब मुल्क में शदीद इक्तिसादी बहरान है और तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक IMF से डील भी नहीं हुई, प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, ऐसे में अवाम दोस्त बजट क्या उम्मीद लगाई जाए? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इसी पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर फॉर इकोनॉमी एंड एनर्जी बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिलाल साहब, आवाम का तो एक ही सवाल है अभी, बजट कैसा होगा इस मरतबा का? रिलीफ देने की तो बात की जा रही है, क्या क्या रिलीफ दिया जाएगा? जी देखिए, अभी बजट की प्रिपरेशन का अमल जारी है। वैसे 9 जून को गालबन बजट प्रेजेंट होना है और उसके हवाले से वज़ीर ख़जाना जो हैं, जो हर साल एक अमल होता है, वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री से, एप्टमास से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से मीटिंग्स भी कर रहे हैं, उनसे मशावरती अमल भी जारी है। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर साइड पे आपकी जो दीगर वजारतें होती हैं, हुकूमती इदारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज रहे होते हैं अखराजात के हवाले से। तो इसी तरह सिर्फ चैम्बर्स और इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, दीगर सेगमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी के साथ, दीगर लोगों के साथ, सारे सेगमेंट से मशावरत का अमल कुछ वज़ीर ख़जाना के लेवल पे, कुछ FBR के लेवल पे, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पे जारी रहता है। वो अमल अभी जारी है। जो आपने बात की कि लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस को मैक्सिमम रिलीफ फराम करने की कोशिश आपने पिछले साल के बजट में भी देखा कि इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में ये कोशिश हुई थी, मुश्किल तरीन हालात के बावजूद। इस साल भी यही कोशिश होगी कि ख़ास तौर पर जो आपकी सबसे लोअर क्लासेस हैं, लोअर इनकम क्लासेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। आपने इस मौजूदा जो भी जारी है फिस्कल ईयर, इसमें भी देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इन हालात में भी जो एनवलप था, जो उसकी टोटल बजट था, वो 360 अरब से अभी रिसेंटली बढ़ा के 400 अरब किया गया चंद माह पहले ही। तो इसी तरह की कोशिश होगी कि ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे आपकी जो खाने की एसेंशियल अशिया हैं उसमें जो भी रिलीफ फराम कर सकते हैं करें। ठीक है। जो आपकी लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस हैं उनको रिलीफ फराम करें। जो लोग आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं, उसमें जो भी हम मैक्सिमम रिलीफ फराम कर टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा सकते हैं। जी देखिए, ये टारगेटेड सब्सिडी ही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इटसेल्फ जो है वो तो ऑलरेडी चल रहा है। जी, तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह की जो भी चीज़ हो सकती है। और देखिए, आपने चंद दिन कबल देखा कि जहाँ पे इन हालात में भी हुकूमत को मौका मिलता है, जहाँ पे भी उसके पास इन हालात में भी मुमकिन होता है, तो वहाँ पे जो वो रिलीफ आवाम को दे सकती है वो देती है। आपने रिसेंटली देखा कि पेट्रोल की कीमत में भी 12 रुपये की कमी हुई, डीज़ल की कीमत में भी 30 रुपये की कमी का ऐलान किया गया। तो आगे भी इसी तरह ही हम अपने खसारे भी कम करने, हमने फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने मैक्सिमम रिलीफ भी फराम करने अपनी लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस को। और जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी रिहेबिलिटेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। ठीक है, वो मीडिया से थोड़ा रिलीफ एफर्ट्स के बाद हट जाते हैं, मगर हुकूमत अपनी तरफ से क्या करें, सियासत का माहौल ऐसा है। जी नो बट यू नो आप समझ सकते हैं कि किसी भी इवेंट के साथ बदकिस्मती से 1-2 माह के बाद वो मीडिया की आंख से अक्सर हट जाते हैं, मगर हुकूमत उसके ऊपर, शहबाज शरीफ साहब भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कोalition गवर्नमेंट के इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया पे लगा दिए। नो, मैं ग्लोबली एक बात कर रहा हूँ कि एक नेचर है कि अक्सर हमारी कोशिश होती है कि जब कैमरे की आंख वहाँ से हट भी जाए, क्योंकि करंट और अफेयर्स होते हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके ऊपर फिर भी अपना जोर रखे, वो रख रही है। 1-2 फैक्ट्स मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस साल में भी
इन मुश्किल हालात में भी करंट अकाउंट डेफिसिट को 13 अरब डॉलर से 3.4 अरब डॉलर पे लाया गया जुलाई से मार्च में फिस्कल ईयर के। पिछले साल जब इन माह में पहले 9 माह में फिस्कल ईयर के 13 अरब डॉलर डेफिसिट था, तो इस साल 3.4 था। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट जो आपका मालियाती खसारा होता है, बजट डेफिसिट होता है, वो भी 3.4% ऑफ GDP से कम करके 2.8% किया गया। नेट फेडरल रेवेन्यूज़ आपके 32% बढ़ाए गए फरवरी तक। तो ये कुछ अशारियाँ, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो दिखाते हैं कि इन मुश्किल हालात में हमने मैक्रो इकोनॉमिक अपनी फिजिकल कंसोलिडेशन भी करनी है, क्योंकि इसका नुकसान आवाम को क्या होता है। ये अक्सर एक क्रिटिसिज्म आता है कि देखिए जी आप ये सारे फिगर्स बता रहे हैं, इससे आवाम को क्या फ़र्क पड़ता है। आवाम को इस तरह फ़र्क पड़ता है कि जब मुल्क के खसारे बड़े होते हैं, बजट खसारा बड़ा होता है, तो उस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत को कर्ज लेना पड़ता है। जब हुकूमत कर्ज लेती है तो उसके ऊपर सूद भी अदा करनी पड़ती है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में छोड़ के गई थी तो सूद की रकम 1500 अरब थी। जब खान साहब छोड़ के गए थे तो उनके आखिरी साल में 4000 अरब सूद की रकम थी और 5000 अरब पे अब पहुंचा दिया है। लेकिन आखिर में तो यही होता है ना, आवाम तो ये कहती है कि हमें रिलीफ क्या मिला है। वो नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए ये बजट खसारे करना भी आवाम के ही हक में होता है। मेरे कहने का मतलब क्योंकि अगर 1500 से 4000 अरब पे आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर चला गया, सूद की अदायगी चली गई है, या जो आपने जो देना होता है, जो कर्जे लिए होते हैं खसारों के लिए, 2500 अरब का मतलब ये कि वो जो सारा पैसा जो डेवलपमेंट में लग सकता था, आपकी कुल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से वफाक से उससे ज़्यादा जब रकम आपको इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में देनी पड़ रही हो, जब आपकी जो पूरी कलेक्शन है वफाक की, सूबों को पैसे देने के बाद वो सारी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में लग रही हो, तो यकीनन उससे आवाम के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो सकता है वो मुतासर होता है। बिल्कुल ठीक है। एज एन इकोनॉमिस्ट बताएं सर, इन हालात को देखते हुए, अपने बजट खसारे को भी देखते हुए, टैक्स वसूलों को भी देखते हुए, सारे हालात अपने ख़जाने को देखते हुए, एज एन इकोनॉमिस्ट इस वक्त जो लगता है कि फैसले होंगे कि आवाम दोस्त बजट शायद नज़र नहीं आएगा। आवाम को क्या नहीं नजर आएगा? आवाम दोस्त बजट नजर नहीं आएगा। नहीं, आवाम दोस्त ही बजट होगा जी। अच्छा, देखिए मैं आपको ये बताना, यही मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखिए दो चीज़ें, एक जो डायरेक्ट रिलीफ और या मदद फराहम की जा सकती है लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस को, यानी अगर सब्सिडीज की यानी अगर मैं यूँ पूछ लूँ कि जो टैक्स, एक तो उस पर सूद से मुतालिक बताइएगा मुझे, सूद रेट यानी इंटरेस्ट रेट कोई बढ़ रहा है? नहीं, इंटरेस्ट रेट तो जी देखिए स्टेट बैंक का एम्बिट होता है। ठीक है, वो स्टेट बैंक का एम्बिट होता है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। और जो स्लैब्स और टैक्स स्लैब्स होती हैं जी टैक्सेस के अंदर आपने पिछले साल देखा, मैं उसके बारे में अभी इसलिए अगेन कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत प्रिलिमिनरी अमल है, मगर तरजीहात में देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी रिलीफ आपकी लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस को हम फराम कर सकते हैं, चाहे वो FBR की स्लैब्स में हो सकता है या वो टारगेटेड सब्सिडीज़ में हो सकता है, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है, ये इसका तरीका ढूंढा जाएगा। आप जानते हैं कि हम अभी एक IMF प्रोग्राम में भी हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। हमने अपनी सारी जो चीज़ें हैं सबको मद्देनजर रखना है, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं कि बजट से पहले IMF की डील हो सकती है। ये देखिए मुमकिन है कि वो भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकती है। वो एक डिस्कशन जारी है, एक मुस्तकिल डायलॉग है, या डेडलॉक आ गया? नहीं, जारी है जी। यकीनन कुछ उसके अंदर डिफिकल्टीज भी आती हैं। वो डिफिकल्टी एग्जैक्ट इस वक्त क्या है जी? देखिए, एक तो उसमें हमारी राय में, हुकूमत की राय में, जो भी IMF के साथ बातें तय हुई थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए, वो हम पूरी कर चुके हैं सारी। तो यही जी हमारी जो टेक्निकल सतह पे हमारी थी, आई थिंक एक दो बातों पे शायद पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है, मगर उसके ऊपर एक डिस्कशन जारी है। ये एक नॉर्मल अमल होता है नेगोशिएशन में। लंबा हो गया सर नॉर्मल अमल? जी यकीनन, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि हम चाहते थे कि इससे पहले हो जाता। आई थिंक दोनों पार्टी शायद चाहती थी, लेकिन उम्मीद भी तो दी जाती है ना, इस अभी हो जाएगा, चंद रोज में हो जाएगा। जी देखिए, मगर चंद रोज बहुत महीने हो गए। जी देखिए, उसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बुनियादी तौर पे तो हमने जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल था, गैस और पावर के टैरिफ रिविजन्स थे, हमने वो कर दिए। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की साइड पे तकरीबन 3 अरब डॉलर की आपको कमिटमेंट्स आ गई जो उनको चाहिए थी। आई थिंक उस पॉइंट के ऊपर और एक दो और पॉइंट्स के ऊपर शायद मामूली सी डिस्कशन जारी है। वो भी इंशाल्लाह जब रिजॉल्व होगी तो ये इंशाल्लाह हम कमिटेड हैं कि IMF प्रोग्राम करें, और यही बात हमारी हुकूमत भी कहती आई है। मगर कहने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा जब बजट मेकिंग प्रोसेस होगी। ठीक। और आवाम की जब आप रिलीफ की बात करते हैं तो जहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाना है, जहाँ पे टैक्स रेट्स के थ्रू रिलीफ फराम करना है, जहाँ पे सब्सिडीज़ के थ्रू रिलीफ फराम करना है, उसी तरह इतना ही अहम है हमारी मईशत के लिए और हमारी आवाम के लिए कि हम अपने खसारों को भी कंट्रोल पर लाएं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास की आपने बात की कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को रिलीफ दिया जाएगा, उस पर आप लोगों का ज़्यादा फोकस
फोकस है बजट में। मिडिल क्लास एग्जिस्ट करती है अब, जितनी महंगाई हो गई है? देखिए यकीनन शायद वो बहुत बहुत कम नहीं रहेगी मिडिल क्लास, पर अब तो सारी लोअर क्लास ही एक तरह, या हाई क्लास है या लो क्लास है। नहीं देखिए ये तो चीज़ें आई थिंक आपको आपके पास थोड़ा ज़्यादा डेटा आ जाए तो हम देख सकते हैं कि वो ट्रेंड ओवर टाइम क्या रहा है। मगर देखिए एक जो ओवर आर्चिंग पॉइंट जो आपके सवाल का मुझे जो स्पिरिट है जो समझ आया, वो बात यकीन एक हकीकत है कि जो महंगाई रही है उसकी वजह से आपके लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस के लिए मुश्किलात रही हैं। ये उस 4 साल की तबाही का नतीजा है जो हम अभी तक भुगत रहे हैं इमरान खान साहब के टाइम की। माजी में सब अच्छा था जी नहीं, माजी में आप बेहतर राह पे गामजन थे। 2013 से 18 तक आप अशारिये देखें, आप एक इकॉनमी की ट्रेजेक्टरी देखें। सर सिर्फ हम एक हुकूमत को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते, एक टेन्योर को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते। मैं उस प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहराता हूँ जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को 2017 में डिसलॉज किया गया था। अच्छा। जिसके तहत आपके कोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया था, आपके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया था, आपकी पूरी एक स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया था। एक शख्स को हटाने के अमल में आपने उस सारे सेटअप को कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके बाद यही इल्ज़ाम तो अब आप पे लग रहा है कि सर वो मशीनरी अब आपके साथ अलाइन है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया उस तरह मवाजना है ही नहीं। अच्छा, मवाजना है ही नहीं। क्या नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने या हमारे कारकुनान ने जाके कोर कमांडर हाउस को आग लगाई थी, वर्दियां पाक फौज की तरह लहराई थी, और जाके GHQ के गेट को हमने तोड़ा था और जाके हमने शोहदा की यादगारों को तोड़ की। हर पाकिस्तानी तो अभी तो देखिए, और ये भी इमरान खान साहब की तोड़ फोड़ की रवायत की एक इंतहा है, इब्तदा नहीं थी। ये तो इनकी एक रवायत है। PTV की बिल्डिंग हो जाए, जिधर गालबन मेरे ख्याल से आप भी काम करते रहे हैं, उधर तोड़ फोड़ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें टांगना हो जाए, जी, पेट्रोल बम फेंकना पुलिस के ऊपर जब वो लॉफुल अरेस्ट वारंट के साथ सामने आए। और ये तो खान साहब तो 9 तारीख के बाद भी जब उनको कोर्ट से एक एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का रिलीफ मिला तो फिर से तैयार थे। ये तो जब कानून की गिरफ्त में इनके लोग आए हैं तब जाके इनको ये थोड़े से खान साहब तभी माहौल को क्या हुकूमत इस्तेमाल नहीं कर रही? इस लिहाज से अगर एक शख्स को अदालत कहते रिहा कर दो, इंतजामिया कहती है नहीं, हुकूमत और अदलिया आमने सामने नजर नहीं आती। सर आपको शरीफ मजारी साहबा 3-4 दफ़ा रिहा होती हैं, गिरफ्तार होती हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, इसी तरह और बहुत से रहनुमा हैं। हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत का यही प्लान है जो निकलेगा बाद, जब तक वो नहीं कहेगा PTI छोड़ रहा हूँ तो कहेंगे गिरफ्तार कर दो इसको? अदालत नहीं कह रही गिरफ्तार करने के लिए, ये तो हुकूमत कह रही है ना सर। नहीं देखिए, हुकूमत अव्वल तो पंजाब पुलिस मेजॉरिटी ये ऑपरेशंस करी है, वो एक निगरान हुकूमत है। और 9 तारीख के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, खान साहब के ऊपर तो 9 तारीख का वाक़या सिर्फ एक केस है, तोशा खाना अलहदा है, फॉरेन फंडिंग अलहदा है। वो तो सर 150 के करीब केस हैं जो बने हुए उनके ऊपर। जी, तो वो उनके कारनामे भी और उनके करतूत भी ऐसे हैं। लेकिन सवाल तो रहनुमाओं की बात की है। जी, जो लोग मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए। अदालत रिहा कर रही है सर जी। अदालत पे तो अब आप मेरी अर्ज सुने ना, अब अदालत पे तो आपके सामने है कि किस तरह हमने पहले इलेक्शंस केस देखा, किस तरीके से वहाँ पे एक बायस का जो तासुर है एक मखसूस बेंच ने ख़त्म करने के बजाय उसको मेरे नज़दीक अपने फ़ैसलों से मज़ीद उसको हवा दी। उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला देखा कि किस तरह अगेन 8 जजेस मखसूस वो रखे गए, सीनियर जजेस को मद्देनज़र किया गया और उन जजेस को भी उनको साइड पर रखा गया उस बेंच से, सीनियर जजेस को, और उन जजेस को भी साइड पर रखा गया जिनने डिसेंटिंग नोट्स लिखे हुए थे चीफ जस्टिस के अपने बेंच के खिलाफ। तो वो और इमरान खान साहब को जब एक नायब एक करप्शन केस में गिरफ्तार करती है, जिस्मानी रिमांड में रखती है, तो किसी भी कानूनी जवाब के बगैर चीफ जस्टिस साहब सी बात है कि हम सब अपनी ऐनक से देखना चाहते हैं। नहीं, ये हकीकतें हैं। क्या आप मुझे बताएं, जिस्मानी रिमांड फैसला मेरे हक में आए तो ठीक है, मैं आपसे आप मुझे बता दीजिए लीगली बात या इसमें कोई आप मुझे बताइए कोई मिसाल है कि एक शख्स जो करप्शन केस में मुल्जिम हो, मुझे फैसला अदालत से आता है वो किसी एक जज का भी तो वो फैसला होता है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस उस फैसले को कह रहे हैं कि फैसला नहीं है, नहीं, वो दैट्स नॉट डिबेटेबल, दैट्स अ फैक्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब इलेक्शंस केस था वहाँ पे एक बेंच ने कहा कि 3-2 से ये फैसला जो है इलेक्शंस हम डेट अनाउंस कर रहे हैं। उसी बेंच के दूसरे जजेस ने कहा कि नहीं, ये पिटीशन 4-3 से मुस्तरद हो गई है। हमने उस टाइम पे कहा था कि कोर्ट में आप लोग आपस में बैठ के अपने जजेस को पहले आप कन्विंस करके ये मामला भी होनी है कुछ देर बाद। इस पर वापस बजट पे आए सर, बजट पे सारे हालात में अवाम के मसले दब जाते हैं। एक सवाल जो कि सबका है, चूंकि ज़रा कुछ खबरें ऐसी आई थी कि एक तजवीज़ दी गई है कि 20% तनख्वाह में इजाफा, क्या ऐसा है सर? जी देखिए, ये तनख्वाह में इजाफा, पेंशन, ये आम तौर पर ना जी, दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट थिंग्स दैट गोज इनटू द बजट। वैसे भी बाकी बजट की चीज़ें अभी फाइनलाइज हो रही हैं, कुछ भी तयशुदा नहीं है, बिकॉज तजवीज़ है सर। देखिए, मेरे इल्म में फ्रैंकली भी नहीं है, मगर इस तरह की जो तनख्वाह में सिविल सर्वेंट्स की, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो तनख्वाह
और पेंशन से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, मैं खुद क्योंकि समल में शामिल इन द पास्ट भी रहा हूँ, तो ये हमेशा लास्ट चीज़ होती है जो बजट में जाती है। हुकूमती ब्लॉक्स में इसके ऊपर काफ़ी वो सस्पेंस, खुशियाँ भेजते रहते हैं। मगर देखिए किसी हुकूमत को शौक नहीं होता कि तनख्वाह जहाँ ना बढ़ा सके वह ना बढ़ाए। देखिए जी, हमने सिर्फ अपना फिस्कल फ्रेमवर्क देखना है और जो मुमकिन हो सकता है अपने अखराजात को और रेवेन्यूज को मद्देनजर रखते हुए। लास्ट ईयर का बजट तो बहुत अहम हो जाता है। अब उस लिहाज से अगर देखें, क्या ये इंतखाबी बजट होगा, ये देखिए IMF बजट होगा? मेरी अर्ज सुने, अगर हमने इंतखाबी बजट करना होता ना, तो आप जब मैं शो पे आता हूँ, आप कहते हैं जी आपने ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं, हमारे लिए बड़ा आसान था, हम वो काम करते जो खान साहब ने, शौकत तरीन ने किया था जी, बजट की IMF को प्रोग्राम को मदद जो जाते जाते खान साहब ने गलती की थी वो इस बार नहीं हो रही। वो गलती हमने करनी होती तो हम 6 माह पहले करके कह देते जी ये फिर तो सीधा सीधा कि इंतखाबी बजट नहीं होगा। नहीं, मेरी अर्ज सुने, अगर हमने करना था वो तो हम पिछले साल में कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जिम्मेदाराना बजट देना चाह रहे थे, हम नई रियासत को बैंकरप्ट करना चाह रहे, वरना तो हमारे लिए काम करना वो भी हमारे लिए भी आसान था कि IMF को एतमाद में लिए बगैर आप पेट्रोल की कीमतें उसी तरह कह देते जी 100 रुपये कम है जी, बेशक आदमी मंडी जो मर्जी कहे, बेशक इसकी वजह से हम डिफॉल्ट करते रहो, हम एक पॉपुलिस्ट मेजर दे जाते तो हमारे लिए भी करना आसान था, वो काम हमने करना था, हम पहले भी नहीं आएगा। मगर देखिए, नहीं जी, देखिए पॉपुलिस्ट का मतलब ये है कि आपको पता हो कि एक ऐसा मेजर जिससे हमारी रियासत की तबाही भी हो रही है, बैंकरप्सी भी हो रही है, दिवालिया भी हो रहा है, और उसके बावजूद आप एक पॉलिटिकल गिमिक के लिए 2-4 चीज़ें फेंक दें, आपको पता हो कि उसकी वजह से आप की रियासत बैंकरप्ट होगी, हम ये काम नहीं करेंगे। हम 3 तरजीहात को मद्देनजर रखेंगे। सबसे पहले, जो भी आपकी लोअर और मिडिल इनकम क्लासेस हैं, जो भी आपके कमज़ोर और गरीब तबकात हैं, उनको जो मैक्सिमम मदद हम फराम कर सकते हैं मुश्किल हालात में, वो फराम करेंगे। नंबर 2, जो हमारी इकॉनमी की सस्टेनेबिलिटी है, जिसके लिए हमें अपने खसारे कम करने हैं, जिसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, जिसके लिए हमें अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, उसके लिए जो मेजर्स करने ज़रूरी हैं वो करेंगे। और तीसरी, जो हमारी एफर्ट्स रही हैं सैलाब मुतासरीन को मदद फराम करने के लिए, उन इलाकों में रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उनको जारी रखने के लिए, ये तीनों प्रायोरिटीज़ को हमने पहले भी बैलेंस करते आए हैं। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे कि इस बजट में भी, और जब तक ये हुकूमत इन चीज़ों को बैलेंस करती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। बजट कैसा आएगा कुछ वो बता पाएँ, ज़ाहिर है अभी बजट आने में वक्त है, और ये जो होता है ना कि 20% तनख्वाह में इजाफा, ये बिल्कुल आखिर में मालूम होगा कि उसमें एक्चुअल क्या होता है। बट चूँकि एक तरफ IMF का मुआहदा जो कि अभी हुआ नहीं है, उसमें ज़ाहिर ताख़ीर है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरी तरफ इंतखाबी ईयर, उसमें ज़ाहिर हुकूमत बड़ी कोशिशें करती है कि जाते जाते वो बजट दे जिसका उसको फ़ायदा हो, लेकिन ज़ाहिर हालात को देखना बहुत अहम होगा कि इस वक्त हमारे हालात कितनी इजाज़त हमें दे रहे हैं, क्वेश्चन कितना है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। पेशावर में मुल्क भर से 46 यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने शहर और आवाम को जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर उन्होंने ये कर दिया है कि दीवारों पर पेंटिंग और वॉल चोकिंग का जो मुकाबला है उसमें उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। बहुत ही खूबसूरती से वो दीवारें जो हैं वो सजा रहे हैं। इसको कहते हैं जी ग्रिफिटी आर्ट, कहते हैं जी ग्रिफिटी आर्ट के मुकाबलों में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इनका जो मकसद है वो कहते हैं कि जी हम अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। तो इसी मुकाबले में जो शामिल 2 स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अरसलान अहमद और तूबा महमूद हमारे साथ भी मौजूद हैं। जी अरसलान एंड तूबा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। और साथ साथ ज़रा हमें ये भी बताइएगा कि ये मुकाबले किस तरह से इसको इनिशिएट किया गया, किस तरह से किन किन जगहों पर अभी ये मुकाबले हो रहे हैं, किस तरह की पेंटिंग हो रही हैं, थीम क्या है इसका, ज़रा इसके बारे में इलैबोरेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम हुनर8 क्लियर जी जी हमारा जो थीम है और जो हमने पीस और अमन का पैगाम देना है सिटी को, तो मेनली जो हमारा बैनर रहा है पेशावर सिटी का, द सिटी ऑफ फ्लावर्स, उस लिहाज से हम अर्बन प्लानिंग में और इन चीज़ों में काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। और ख़ुद स्टूडेंट्स हैं आर्किटेक्चर के, तो हमने ये महसूस किया कि इस शहर को अभी कुछ प्लेसेस पे ज़्यादा हमने मतलब उस बिगाड़ दिया है। तो उस लिहाज से हमने यहाँ पे सेंस ऑफ ऑनरशिप के थ्रू और इन मुआशरे वालों को एक मैसेज देने के थ्रू अपने आर्ट्स के ज़रिए, विजुअल्स आर्ट्स के ज़रिए हमने एक मॉड्यूल कंटेस्ट की, जो एक हमारा इवेंट होता है ईयरली, हमारी यूनिवर्सिटी का सिग्नेचर इवेंट होता है। उस लिहाज से हमने अपने आर्ट मॉड्यूल, जितने भी हमारे कैनवसेस होते हैं, जितनी भी हमारी पेंटिंग्स होते हैं, वो हमने म्यूज़ियम्स और स्टूडियोज़ से निकाल के पेशावर के अर्बन स्पेसेस को हमने उसके लिए मीडियम बनाया।
और उस मीडियम के थ्रू हमने ये मैसेज देना चाहा कि हम इन लोगों को सेंस ऑफ ऑनरशिप इनमें अडॉप्ट करें। सेंस ऑफ ऑनरशिप इन अ सेंस कि इनको हम ये मैसेज दें कि पहले आप इन दीवारों को साफ़ करें, इन पे कोई फ़न पारा या कोई ऐसी चीज़ लगाए कि इससे किसी को इस दीवारों पे तरस आए, क्योंकि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी चीज़ से अपने माहौल को बिगाड़ में लाया हुआ है। हमने कहीं ना कहीं पे नेचर्स के साथ, कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई ना कोई इंटरप्शन किए। इस बिहाफ पे हमारी टीम ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूथ अफेयर्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी के साइड से हमारे फैकल्टी सामने आए। तो हमने इस टाइम अपनी सोसाइटी की जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे हमने उसकी कुछ मीडियम्स रखी हुई हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के आपको मैसेजेस मिलेंगे, जिसमें आपको नेचर के लिहाज से थिंकिंग का इशू मिलेगा, जिसमें आपको पॉजिटिविटी के मैसेजेस मिलेंगे, कल्चर के उसमें पोर्ट्रेट्स हैं हमारे। तो अरसलान, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है यहाँ पर, तो तूबा हमारे साथ है। जी तूबा, हमें बताइएगा कितनी फीमेल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करी हैं इस कॉम्पिटिशन में? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो फ़ीमेल्स हैं, पेशावर से बाहर से भी वो आ रही हैं हमारे साथ, और हमें हमारी एम्बेसडर्स भी हमारे साथ फ़ीमेल्स, हमारे साथ टोटल 40 एम्बेसडर्स हैं, जिनमें से तकरीबन 60% हमारे पास फ़ीमेल एम्बेसडर्स हैं। और वो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट्स हैं, आर्किटेक्चर की स्टूडेंट्स हैं। तो वो लोग आ रहे हैं हमारे साथ, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम भी वॉल ग्राफिटी में हिस्सा लें। इसमें हम एक काइंड ऑफ अ कंपटीशन हमने रखा है। इसमें हम प्राइजेस भी देंगे, जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उनको हम प्राइजेस भी देंगे। और हमारे साथ ऑलमोस्ट 60% फीमेल्स हैं इसमें। तो हमें बहुत खुशी है। एक चीज़ और भी तूबा, वो दीवारें जहाँ पहले यही हम देखते हैं जी, रंग गोरा करने की क्रीमों के इश्तिहार लिखे होते हैं, अब उन दीवारों पर आर्ट होगा। यही मकसद है, खूबसूरत किया जाए उन तमाम दीवारों को जहाँ पर हम इस तरह के जुमले पढ़ते हैं, जो कि ज़ाहिर है हम कहते हैं कि इनको बदलना चाहिए, इन हालात को बदलना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस पे मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, मैंने खुद भी इसमें हिस्सा लिया है। तो मेरी जो वॉल्स होती थी उस पर अजीब सी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी लिख दिया जाता था बगैर सोचे समझे कि जो पढ़ने वाला है उसको कैसा महसूस होगा ये पढ़ के जो हम लिख रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो हमने वो चीज़ें पहले हमने वाइट वॉश किया, हमने उसके ऊपर हमने फिर ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को देख के एक तो खुशी हो कि चलो साफ़ जगह है, प्यारी जगह है, और दूसरा कुछ ना कुछ सीखें लोग उससे। ये बहुत अहम है, कुछ ना कुछ सीखे, एक पैगाम जाए इसके थ्रू। वक्त कम था लेकिन बहुत शुक्रिया तूबा और अरसलान साथ मौजूद थे। और हर जून तक जो है ये एक मुकाबला जारी रहेगा जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत अहम है कि अपनी दीवारों को साफ़ रखना है हमें। हम अक्सर ये देखते हैं, वो जिस तरह तूबा ने भी बताया कि ऐसे जुमले लिखे जाते हैं जो कि पढ़ के आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यही हमने पूरे मुल्क में देखा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, और ये नौजवान है जो इस अच्छी सोच के साथ आगे आ रहे हैं कि उन दीवारों से पहले उन जुमलों को हटाया जाता है, मिटाया जाता है, वाइट वॉश किया जाता है, और उसके बाद एक आर्ट हमें वहाँ पर नजर आता है। हम सबकी जिम्मेदारी है पहले कि इन तमाम जुमलों से हमने परहेज़ करना है। अगर कोई लगे आपको कि वो जुमला वो लिख रहा है, लगा रहा है, कोई पेस्ट कर रहा है, उसको मना करें, रोकें। दीवार गंदी करना ये बिल्कुल मना है और मना होनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। फोर्ब्स ने साल 2023 की 30 अंडर 30 की नई फहरिस्त जारी की है, जिसमें 5 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। एक हैं उसमें अनस नियाज, और आज हमने सोचा कि उनसे बात करते हैं। उन एक कंपनी रन कर रहे हैं बायोनिक्स के नाम से, आज हमें वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल जी, अनस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस, कुछ खुशामदीद कहेंगे आपको। अनस, जरा अपने इस इनिशिएटिव के बारे में हमें बताएं, किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह इसको आगे लेकर आए आप? सो बेसिकली 2016 में मैंने और अवेस ने स्टार्ट किया था एज अ सोशल एंटरप्राइज, और वहाँ पे हमारे पास एक बच्चा आया था 5 साल का, जिसका आर्म बाय बर्थ मिसिंग था। तो उसके लिए हमने इनिशियली एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, प्रोस्थेटिक बनाया आयरन मैन थीम के ऊपर। और जब हमने ये काम कर लिया तो फिर हमें अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान नहीं बल्कि साउथ एशिया के अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर हमने इसको फैसला किया कि इस टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव करेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर कई ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में आसानी आप लेकर सेटिस के साथ, अनस कितने लोग, एक तो फिगर बताइएगा, और फिर फोर्ब्स की फहरिस्त में नाम शामिल होना, ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। कितना खुश हुए आप जब आपको मालूम हुआ?
सो अभी तक हम लोग तकरीबन 500 लोगों को ये प्रोस्थेटिक आर्म दे चुके हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान भर से भी हैं और उसके अलावा सऊदी अरब से, दुबई से, डिफरेंट कंट्रीज से आके भी लेके जा चुके हैं। तो इट्स लाइक के लोग आके लेके भी जा रहे हैं। दूसरी चीज जो फोर्ब्स में आने की सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात से हुई क्योंकि हमने कुछ क्लेम्स किए थे। वो जो क्लेम्स थे, सबसे पहला ये था कि हम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल बायोनिक आर्म बनाते हैं। सेकंड क्लेम हमारा ये था कि बच्चों की एज के अंदर वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड जो कि बायोनिक आर्म दे सकता है, यानी कि 3.5 साल के बच्चों में जो है वो कहीं और बायोनिक आर्म नहीं लगते, सिर्फ पाकिस्तान में लगते हैं। दुनिया में 8 इयर्स से पहले बायोनिक आर्म्स नहीं लगते, दे डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हमारे क्लेम ये थे कि स्वेट प्रूफ सेंसर्स और वाटर प्रूफ सेंसर्स सिर्फ हम लोग ही पाकिस्तान में बनाते हैं और कहीं पे भी इस तरह के सेंसर्स अवेलेबल नहीं है जो कि बायोनिक आर्म्स में लग सकें। तो ये क्लेम्स उन्होंने वेरीफाई की, अपनी ड्यू डिलिजेंस की, और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद जाके उन्होंने जो है वो हमें सिलेक्ट किया कि हम एक सोशल इम्पैक्ट पे काम कर रहे हैं और एक सोशल एंटरप्राइज एज अ सोशल लेकिन आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बहुत फख्र की बात है अनस। लेकिन आपने यहीं पर बात की कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल आप बायोनिक आर्म बनाते हैं, क्या प्राइस है, एस्टिमेटेड प्राइस इसकी क्या है? अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ दुनिया से, तो दुनिया में इसी लेवल का बायोनिक आर्म जो है वो कम से कम भी 40 से 45 लाख रुपए का होता है, और यही चीज जो हम पाकिस्तान में बना रहे हैं ये तकरीबन 4-4.25 लाख रुपए का बायोनिक आर्म हम बनाते हैं। लेकिन इसमें एक और खास बात ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए फंड रेजिंग करते हैं और उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये सबसे प्यारी बात है कि ज़ाहिर जो अफोर्ड नहीं कर रहा आप उसके लिए फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। 500 लोग ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं जिनके लिए आपने ये काम किया। अनस, इसमें और कितनी जिद्दत आप लेकर आ रहे हैं? ज़ाहिर अभी आपने जिस तरह कहा कि कहीं पर 8 साल से कम लगाते नहीं हैं प्रोस्थेटिक्स, आपने 3.5 साल के बच्चे को भी लगाया, आपने आगाज़ तो ने 5 साल के बच्चे से किया, और जिद्दत क्या आ रही है, किस तरह से और एडवांस करते चले जा रहे हैं आप लोग? अभी रिसेंटली हमने एक केस किया था जिसमें एक बच्ची थी जिसके आर्म्स दोनों शोल्डर से नहीं थे और उसको इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उसके दोनों हाथ ज़ाया हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर इसी केस को आप लेके जाते डिफरेंट कंट्री में तो आपको सबसे पहले एक सर्जरी करवानी पड़ती है जिसको हम TMR कहते हैं। हमने उस बच्ची के लिए प्रोस्थेटिक आर्म बनाए तो हमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे जो सेंसर्स थे वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि इजी गोइंग है और हमने उसको खुद बनाया तो हमारे लिए बड़ा इजी होता है उनको अंडरस्टैंड करना, और AI बेस्ड हैं तो बहुत इजीली पिकअप कर लेते हैं। तो वो हमने उस बच्ची के लिए आर्म्स बनाए, और अगर वही आर्म्स वो इंटरनेशनल किसी मुल्क से जाके ले रही होती तो उसको कम से कम भी वो आर्म $200,000 से कम नहीं मिलते, जिसमें उसको सर्जरी भी करवानी पड़ती। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी का प्रोसेस भी माइनस हो गया और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। अच्छा अनस, यहीं पर ये भी आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है आप इस फील्ड के माहिर हैं, आप बना भी रहे हैं बायोनिक आर्म्स, कितनी लाइफ होती है एक बायोनिक आर्म की? एक जो आर्म होता है इसके स्टैंडर्ड लाइफ दुनिया में 5 साल होती है। 5 साल के बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, आप रिपेयर मेंटेन भी करा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है। यानी कि अगर हम किसी को बायोनिक आर्म देते हैं तो उसकी कोशिश होती है उससे वो खेती बाड़ी भी करे, उससे वो ट्रैक्टर भी चलाए, बाइक भी चलाए, तो वो बड़ा ड्यूरेबल प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ता है ताकि हम उस स्टैंडर्ड्स को मीट करें। तो पाकिस्तान में तो आप दे रहे हैं ये, आपने कहा कि डोनर से भी आप कनेक्ट करवा रहे हैं, आपकी कोशिश है कि ज़्यादा लोगों को आप दें। और इस उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने भी इनसे बायोनिक आर्म जो है वो बनवाया। थोड़ा बताएगा कि राब्ता कोई कैसे आपसे कर सकते हैं और कौन राब्ता कर सकते हैं आपसे? यानी क्या ऐसे केसेस भी होते हैं जो आप डील नहीं करते या कि ऑल केसेस जिन्हें डील किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी फिंगर से लेके शोल्डर तक आर्म नहीं है तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, और हमारा मतलब कि वेबसाइट पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे बात कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी कि वो हमसे कनेक्ट हो जाएं, हम उनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, देख लेते हैं उनकी लेवल ऑफ एम्पुटेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम उनको सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ना, साथ मौजूद थे और कह रहे थे प्रोड्यूस कंपनी बायोनिक्स जिस तरह से आपने क्लेम किए वो क्लेम फोर्ब्स ने वेरीफाई किया, फिर आप उस फहरिस्त में जगह बना पाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।
जैसे कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपका है, अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप हमें रीच आउट करें, हमसे रब्ता करें और हम आपको ये प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करेंगे। हम आपके पास आ जाएंगे और या हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टूडियो में बुलाएं। तो आज पाकिस्तान के 2 यंगस्टर्स को हमने बुलाया है जो कि गाते भी हैं और उनमें से एक गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हमने सोचा कि इन उभरते हुए सितारों से आज आपकी मुलाकात कराएं। हमारे साथ हैं जनाब आरजे बिलाल, उनको कहा जाता है जी आरजे बिलाल, और हमाद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद है हमाद भी। हमाद, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सिंगिंग कब से आए इस फील्ड में, कब से आगाज़ किया? बचपन से एक शौक़ था। मैं जब 2 क्लास में था तो मुझे शौक़ हुआ कि यार आई शुड बी अ सिंगर और मुझे समथिंग बनना चाहिए कुछ। तो मैं आया पहली दफ़ा स्टेज पे यहाँ पे। फिर उसके बाद 1996 में जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो जुनैद जमशेद साहब से वो भी ऐसे मुलाकात हुई कि वो छोड़ रहे थे उन दिनों म्यूज़िक, वो बैक कर रहे थे और दाढ़ी उनकी बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी, और लास्ट डेज़ में कॉन्सर्ट्स कर रहे थे। तो उन्होंने बुलाया कि ऑडियंस में कोई बंदा है जो गाना चाहता है, एंड आई रेज माई हैंड। तो मैं आया, आके बच्चा था छोटा, मुझे नहीं पता था, एंड उन्होंने मुझे 1000 रुपया गिफ्ट दिया। उनके सामने मैंने दिल दिल पाकिस्तान गाया था। उस दिन से एक एम था कि मैंने कुछ बनना है, सिंगर बनना है, और बचपन से ही एक कोशिश जारी है। और अभी तक आपका पैशन है जो आपको आगे लेकर चल रहा है, और इसी पैशन के साथ आप गा भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। हमाद, आपसे ज़रा पूछेंगे, सिर्फ गिटार बजाते हैं या आप भी गाना शाना भी गाते हैं? मैं गिटारिस्ट भी हूँ और गाता भी हूँ, बट स्टार्ट मैंने गिटार से किया था और बिलाल भी तो बिलाल आपके उस्ताद हैं? जी उस्ताद नहीं, ये इनका बड़ापन है कि ये समझते हैं कि मैं उस्ताद। बेसिकली एक टीचर का काम, एक टीचर वो बन सकता है, वो इंसान बन सकता है कि जो खुद मुकम्मल तालिब इल्म है। मेरा ख्याल है, मैं अभी तक खुद मुकम्मल तालिब इल्म हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आखिरी दम तक एक इंसान जो है वो इस प्रोसेस से गुजरता रहता है। सीखने का अमल जो है वो हमेशा जारी रहता है और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़े तो हमेशा आप सीखते भी रहते हैं। और आज हमें सुना क्या रहे हैं ये बताएं। आजकल ट्रेंडिंग में एक सॉन्ग है, सब ने सुना है, कहानी सुनो, आपके लिए, हम टीवी के लिए, एंड ये है कि मेरी ऑडियंस जो मेरे लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह वाह वाह। शोएब का फेवरेट गाना? हाँ, मेरा फेवरेट है, बिल्कुल है फेवरेट गाना। हम सबका फेवरेट है। हाँ बिल्कुल है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का फेवरेट गाना है ये जी। इमरान भाई का भी बहुत पसंद है ये गाना, वो अक्सर गाते भी हैं। इमरान पटेल का फेवरेट गाना है। और बिलाल, जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि कौन सा ऐसा गाना होता है जब आप कहते हैं कि कोई ऑडियंस कोई भी हो, चाहे लिमिटेड हो चाहे ज़्यादा हो, और आप कहते हैं कि यही गाना मैं गाऊंगा, वो कौन सा होता है? क्योंकि मैं फ़ैन हूँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ान साहब को कवर करने की कोशिश करूँ। और अब उनके मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं। स्पेशली मुझे उनका सबसे जो पसंद है और मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसे परफॉर्म किया है, वो सॉन्ग किस्से दा यार ना विछड़े। तो वो मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे ना उससे कुछ अलहदा ही अटैचमेंट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चलें फिर वही सुना दें। आज मैं वैसे उनकी ना एक और कवाली थी, लिख दिया अपने दर पे किसी ने, तो वो मैं कवर करके आया था। लास्ट में वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग है पसूड़ी। ठीक है, हम तीनों आपसे सुन लेंगे। आप किससे स्टार्ट करना चाह रहे हैं? पसूड़ी से स्टार्ट करते हैं और यार ना विछड़े पे आते हैं, डन लास्ट में। डन।
अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया धागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़ियां बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे भुल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बथेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा बेसहारा ख्वाहिशात अधूरी नू बारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़ियां बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। क्या खूबसूरत आवाज है बिलाल आपकी, जबरदस्त। सही गाना सुन के सही मजा आया। लेकिन बिलाल अभी क्या कर रहे हो म्यूजिक के हवाले से, इस वक्त क्या हो रहा है और आगे क्या इरादा है? अभी इस टाइम एक एम सेट किया हुआ है, चूँकि इन दिनों हमारे बड़े मुल्क के हालात हर तरफ कह लें क्रिटिकल है, लोग मायूस हैं, तो अपनी कौम के लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल की पूरी बुक है बाले जिब्रील, और बाले जिब्रील का मैंने अभी जो है वो पूरा सेशन किया, और उस सेशन में 3 जो बेहतरीन उनकी नज़में हैं बाले जिब्रील की वो तैयार किए हैं, और पूरी बुक का मैं एक सेशन तैयार कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है ताकि हमारी इस ऑडियंस में एक जज्बा आए दोबारा से, जो कि जज्बा ईमानी अब सबके अंदर होना चाहिए। मुझे नूरजहान साहिबा याद हैं कि हमारे बड़े बताते हैं कि जब 65 में वॉर हुई तो बॉर्डर्स पे एक तरफ हमारे सिपाही लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अंदर से जोश दिलाने के लिए नूरजहान जो है वो अपने गाने प्रेजेंट कर रही थी। तो क्या बात है, क्या बात है। और बिलाल ज़रूर चाहेंगे, आपने ज़रा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जिक्र किया था, अगर उनका कोई आप ट्रैक हमारे सामने रखें। अब वो उस तरफ आते हैं, वो सॉन्ग है कुछ, ये सब उनके लिए है कि जो इश्क कर बैठते हैं और खो जाते हैं इस दुनिया में। रियल में इश्क क्या है वो खान साहब बयान कर रहे हैं। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। प्यार अगर हो भी जाए किसी से, प्यार अगर हो भी जाए किसी से, उसका इजहार करना मना है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है।